स्वागत है दोस्तों। मैं जानता हूँ आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। खेद है मुझे देर के लिए। शुरू करते हैं डकैती का जादूगर का अगला भाग। हांगकांग में डकैती पार्ट 1। रात के 9 बज रहे थे। सरस्वती मेंशन के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित डायमंड प्राइवेट वॉल्ट का नजारा रोज की तरह था। वॉल्ट का नियॉन वाला बोर्ड चमचमा रहा था। बाहरी गेट पर 2 गनमैन थे। भीतर छोटे से कंपाउंड में फैली रोशनी में गनमैन टहलते कभी कभी नजर आ रहे थे। वॉल्ट के बाहर स्वागत कक्ष में रोशनी थी। उसका शीशे वाला दरवाजा बंद था। ऊपर की 3 मंजिलों पर ऑफिसों की भरमार थी, जिनमें जाने का रास्ता वॉल्ट के रास्ते से जुदा था। ग्राउंड फ्लोर की आधी जगह वॉल्ट के हिस्से में आती थी और बाकी की आधी जगह से ऊपर की मंजिलों को रास्ता जाता था। दोनों जगह दीवार उठाकर बांट दी गई थी। रात के इस वक्त भी ऊपर की मंजिलों के कई ऑफिसों में रोशनी हो रही थी। बीतते वक्त के साथ ये ऑफिस बंद हो जाने थे अभी। तभी डायमंड वॉल्ट के स्वागत कक्ष के शीशे का दरवाजा खुला और मयंक होरे, जो कि वॉल्ट का पार्टनर भी था और बतौर मैनेजर सुबह 9 से रात 9 बजे तक ड्यूटी भी देता था, बाहर निकला। उसके साथ वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले भी था। दोनों धीमे स्वर में बात कर रहे थे। गेट के सामने भीतर बने ड्राइववे में खड़ी कारों के पास पहुंचे। वहां पर्याप्त रोशनी थी। एक कार के पास खड़े दोनों बातें करते रहे। देखा जाए तो मयंक होरे ही ज्यादा बोल रहा था। सुधीर कावले तो सिर हिला रहा था या कभी कभार कुछ कह देता था। मयंक होरे 58-60 बरस का चुस्त सा दिखने वाला व्यक्ति था। उसके चेहरे पर स्वभाव का रूखापन झलकता था। वो अपने काम की तरफ ध्यान देने वाला सख्त सा व्यक्ति था। सामान्य कदकाठी थी। इतना बड़ा रुतबा होने पर भी वो कार को खुद ही ड्राइव करता था। वो हर वक्त वॉल्ट की सुरक्षा के बारे में सोचता था। कावले से बातचीत के बाद होरे अपनी कार में बैठा और स्टार्ट करने के बाद हेडलाइट जलाई तो मुख्य लोहे के गेट के भीतर केबिन में मौजूद गार्ड फौरन बाहर निकला और लोहे का गेट खोल दिया। होरे ने अपनी कार आगे बढ़ाई और देखते ही देखते कार बाहर निकलती चली गई। गार्ड गेट के पास ही खड़ा रहा। 2 मिनट बाद कावले की कार बाहर निकली तो गार्ड गेट बंद करने लगा। पास में 2 गनमैन सतर्क मुद्रा में खड़े थे। भीतर टहलते गनमैन रोज की तरह अपनी ड्यूटी दे रहे थे। देखने में तो सब कुछ रोज की तरह ही सामान्य दिख रहा था, परंतु कुछ भी सामान्य नहीं था। आज ये शांति तूफान के आने से पहले की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जैम डिमोरा की दौलत को वॉल्ट से बाहर निकालने के लिए देवराज चौहान प्लानिंग कर चुका है और आज रात इसी वॉल्ट में डकैती करने जा रहा है। ऐसा कुछ होरे या कावले को पता होता, भनक भी होती, तो दोनों ने एक पल का भी चैन नहीं लेना था। जबकि अब वो अपने घरों को जा चुके थे। अगला दृश्य। इसी रात 9:45 डायमंड वॉल्ट के सामने सड़क पार, परंतु कुछ पहले 2 कारें रुकी। उन कारों में देवराज चौहान, जगमोहन, रंजन सोनेलकर, अली बख्श मौजूद थे। देवराज चौहान ने कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठे बैठे आगे पीछे निगाह मारी तो नजर काफी आगे खड़ी कार पर जा टिकी। तभी पीछे वाली कार से जगमोहन और रंजन सोनेलकर निकलकर पास आ पहुंचे। अली, देवराज चौहान बोला, अपने सामान के साथ बाहर निकल। अली बख्श छोटा सा पिट्ठू बैग उठाए कार से बाहर आ गया। बैग पीठ पर लादा। सुनीलकर तू भीतर बैठ, देवराज चौहान ने कहा। सुनीलकर कार में आ बैठा। देवराज चौहान ने अंधेरे में जगमोहन को देखा। सड़क पर से वाहन आ जा रहे थे। अली को ले जाओ, देवराज चौहान बोला। तुम्हें पता है कि अब तुमने क्या करना है? जगमोहन ने सिर हिलाकर कहा। वो केमिकल इंजीनियर रमन मुखर्जी ने तो यहीं मिलना था। उसे मैं देख लूंगा, तुम अपना काम पूरा करो। देवराज चौहान की निगाह काफी आगे खड़ी कार पर गई। जगमोहन अली बख्श के साथ वॉल्ट की ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए वहां से चला गया। हम सफल रहेंगे ना, देवराज चौहान? पीछे की सीट पर बैठा रंजन सुनेलकर कह उठा।
कोशिशें तो सफल होने के लिए ही की जा रही हैं, परंतु इस डकैती में मुझे भी पक्का नहीं कि सफल होंगे या नहीं। अभी हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन हम बेहतर कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि तुम्हें शक है कि सकारात्मक सोचें ही काम को बनाती और बिगाड़ती हैं। देवराज चौहान कार का दरवाजा खोलते बोला, तुम कार में ही रहो। देवराज चौहान कार से बाहर निकला। पीछे नजर मारी, परंतु पीछे कोई कार सड़क किनारे खड़ी नहीं दिखी। सिर्फ आगे की तरफ एक कार खड़ी नजर आ रही थी। देवराज चौहान आगे वाली उस कार की तरफ बढ़ गया। करीब 125 कदम के बाद देवराज चौहान उस कार के पास जा पहुंचा। वो सफेद रंग की वेरना कार थी। मुंबई की नंबर प्लेट थी। इंजन बंद था उस कार का। देवराज चौहान ने कार के भीतर झांका तो ड्राइविंग सीट पर एक ही व्यक्ति बैठा दिखा। अंधेरे में उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। देवराज चौहान ड्राइविंग विंडो के पास पहुंचा। खिड़की का आधा शीशा नीचे था। रमन मुखर्जी, देवराज चौहान बोला। भीतर बैठा व्यक्ति पहले से ही उसे देख रहा था। उसने फौरन कुछ नहीं कहा, परंतु पहलू बदलता दिखा वो। सड़क पर से जाते वाहनों की हेडलाइट में वो करीब 50 बरस का आदमी दिखा। उसने कार का शीशा पूरा नीचा करके देवराज चौहान को देखा। दोनों की नजरें मिली। हाँ, वो कह उठा। देवराज चौहान कार के साथ घूमकर भीतर बगल वाली सीट पर आ बैठा। रमन मुखर्जी ने व्याकुल नजरों से उसे देखा। मेरा नाम देवराज चौहान है, गिरीश सोनी ने बताया था। रमन मुखर्जी असहनीय सा कह उठा। हमने एक बार फोन पर बात की थी। तुम कुछ परेशान दिख रहे हो, देवराज चौहान बोला। इसमें कोई शक नहीं कि मैं तनाव में हूं, रमन मुखर्जी ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं शरीफ आदमी हूं, केमिकल इंजीनियर हूं। मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया है, परंतु अब मुझे डकैती जैसे काम में शामिल होना पड़ रहा है, गिरीश सोनी की खातिर। हाँ, प्राइवेट जासूस होने के नाते एक बार उसने मेरी बेटी को एक बुरे गिरोह के हाथों से निकाला था। मैं उसका एहसानमंद हूँ। उसी के कारण मुझे मजबूरी में तुम्हारा साथ देना पड़ रहा है, वरना मैं समझता हूँ। तुम कुछ नहीं समझते, मेरी इस सब के हालात को नहीं समझ रहे। ये डकैती मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, मालूम है मुझे। गिरीश ने मुझे सब बता दिया है, परंतु मुझे तो सिर्फ अपनी फिक्र है कि मैं डकैती में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अपना काम करूंगा और हाथों हाथ चला जाऊंगा। बेशक ऐसा ही होगा, रमन मुखर्जी ने पुनः पहलू बदला। तुम्हें पक्का है ना कि तुम अपना काम कर लोगे, देवराज चौहान ने कहा। कर लूंगा। 2.5 फीट लंबा 3 फीट चौड़ा पीस पहली मंजिल के फर्श पर अलग करके नीचे गिराना है। हो जाएगा, हो जाएगा, कितनी बार कहूं, रमन मुखर्जी चिल्लाया। कितनी देर लगेगी? करीब 3.5 घंटे, परंतु मैं इतनी देर तुम लोगों के पास नहीं रुकूंगा। काम की शुरुआत करके सब कुछ तुम लोगों को बताकर मैं चला जाऊंगा। तुम अपने हिस्से का काम पूरे होने तक तो कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझा दूंगा। हमसे गलती भी हो सकती है, अगर उस जगह का फर्श नहीं कटा तो मैं डकैती नहीं कर सकूंगा। जिस तरह तुम्हें अपनी डकैती की फिक्र है, उसी तरह मुझे घबराहट हो रही है कि मैं तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी हालत पर भी गौर करो। मैं शरीफ बंदा हूँ, गलत काम से परहेज करता हूँ, इंजीनियर हूँ, और देवराज चौहान के साथ डकैती का हिस्सा बन। मुझे तुम्हारी हालात का अंदाजा है। तुम मुझसे जो काम करवाना चाहते हो वो हो जाएगा। देवराज चौहान ने पीछे की सीट पर नजर मारकर कहा। तुम्हारा सामान तो पीछे नजर नहीं आ रहा, डिग्गी में है। ठीक है, काम कभी भी शुरू हो सकता है, तुम कार में ही रहना, देवराज चौहान बोला। रमन मुखर्जी ने खामोश नजर उस पर मारी। मेरी मजबूरी है ये काम करना। इस डकैती से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, और तुम अपने दोस्त सोहनलाल को बचाने के लिए काम कर रहे हो, रमन मुखर्जी ने कहा। गिरीश सोनी ने बताया था। सब जानते हो तुम? उसने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी मैं तुम्हें इस काम के बदले में पैसे देने को तैयार था, लेकिन तुम कुछ नहीं लेना चाहते। मुझे पैसे नहीं चाहिए। गिरीश सोनी की खातिर मैं ये काम कर रहा हूं, वरना कभी नहीं करता। रमन मुखर्जी का स्वर तेज हो गया। शांत रहो, मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं।
कार का दरवाजा खोलता देवराज चौहान बोला। तुम कार में ही रहो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा कि काम शुरू करें। देवराज चौहान बाहर निकला और वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। 9:55 पर जगमोहन और अली बख्श वॉल्ट के दूसरी तरफ के रास्ते से होते हुए सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे। इस समय अधिकतर ऑफिस बंद हो चुके थे। कॉरिडोर पर लगी ट्यूबलाइटें जल रही थी, कोई कोई ऑफिस ही खुला दिख रहा था, जो कि कुछ देर में बंद हो जाना था। दिन की अपेक्षा सरस्वती मेंशन में खामोशी ठहरी हुई थी। सीढ़ियां तय करते वक्त उन्हें नीचे उतरता कोई नहीं दिखा। दोनों ऊपर चढ़कर दाईं तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, जो कि उन्हें पार करके निकलता चला गया। अली बख्श ने पलट कर देखा, वो व्यक्ति सीढ़ियां उतरता दिखा। यहाँ कहाँ? अली बख्श ने पूछा। चलते रहो, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। आगे जाकर वो एक और मोड़ मुड़े, रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। इसी रास्ते पर फोटोस्टैट वाला ऑफिस आया। जगमोहन ने देखा कि वो बंद है। उसके साथ लगता फ्लोर कारपेट वाला ऑफिस खुला था। दो लड़के कारपेट के रोल को उठाकर भीतर रख रहे थे, मतलब कि वो भी बंद होने वाला था। दोनों उस जगह को पार कर गए। आगे मोड़ आया तो मुड़कर रुके। इस तरह वाले सारे ऑफिस बंद थे। अली बख्श ने सवालिया नजरों से जगमोहन को देखा। इस मिनट का इंतजार करो, वो कारपेट वाला ऑफिस बंद हो रहा है, जगमोहन बोला। मतलब? जहां हमें काम करना है वो जगह उसके बगल वाली है। समझा। वो जगह भी बंद है या खुली है? शायद बंद है, अली बख्श बोला। बंद है। वैसे कभी कभी वहां 12 बजे तक भी काम चलता रहता है। मतलब कि आज रास्ता साफ है? उन्हें वहां 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर कारपेट वाला ऑफिस बंद हुआ। वही दो लड़के ऑफिस बंद कर रहे थे। 50 बरस का व्यक्ति, जो कि मालिक था, वो पास ही खड़ा था। जगमोहन ने झांक कर देखा था, फिर सिर पीछे कर लिया। वो जा रहे हैं, जगमोहन बोला। 2 मिनट बीते कि उनके कानों में कदमों की आवाजें पड़ी। वो लोग इस तरफ आ रहे हैं। आओ, जगमोहन ने फुसफुसाकर अली बख्श से कहा। फिर वो दोनों मोड़ इस तरह वापस मुड़े जैसे कि उसी तरफ जा रहे हों। सामने ही ऑफिस वाला व्यक्ति और उसके साथ वहां काम करने वाले दो लड़के थे। मालिक एक लड़के को डांट रहा था कि जब उसने कहा कि पैसे कल देगा, तो ये क्यों नहीं कहा उसे कि मालिक ने हाथों हाथ पैसा लाने को कहा है। वो तीनों उनके पास से निकलकर आगे का मोड़ मुड़ गए। जगमोहन और अली बख्श फोटोस्टैट के ऑफिस के बाहर ठिठक चुके थे। अली बख्श ठिठकता हुआ बोला, ये है फोटोस्टैट वाला? रुको मत, जगमोहन ने आगे बढ़ते हुए कहा। अली बख्श उसके साथ चलता क्या उठा। क्यों? अब तो 10 मिनट का इंतजार करो, किसी काम से वो तीनों वापस भी आ सकते हैं, जगमोहन ने कहा। आगे का मोड़ मुड़कर वो एक तरफ खड़े हो गए। 10 की अपेक्षा 15 मिनट का इंतजार किया। सब ठीक रहा। चलो, जगमोहन आसपास दूर तक नजरें फैलाता बोला। तुम्हें वहां के ताले खोलने हैं। एक ताला प्लाजा का है जो लटक रहा है। उसके बाद डोर लॉक का की होल है। वो देख लिया मैंने। 1 मिनट में हम दरवाजा खोल के भीतर होंगे, अली बख्श ने लापरवाही से कहा। दोनों वापस फोटोस्टेट वाले ऑफिस तक पहुंचे। अली बख्श नजरें नजरें दौड़ाता पीठ पर लदा बैग उतारा। जगमोहन की सतर्क सतर्क निगाह हर तरफ थी। काम पर लग जाओ, जगमोहन बोला। अली बख्श ने अपने बैग में से पतली सी बेढंगी सी चाबी निकाली और ताले की होल में डालकर घुमाया तो ताला इस तरह खुल गया जैसे ताले की चाबी से उसे खोला गया हो। उसकी कुंडी खोलकर ताला नीचे रख दिया। वहां हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अली बख्श ने बैग से एक सख्त सी तार निकाली, जो कि आगे से आधा इंच भर मुड़ी हुई थी। उसे डोर के की होल में डालकर हल्का सा झटका देते हुए हैंडल दबाया। एक बार, दो बार, तीसरी बार खुल गया। हैंडल दबा तो दरवाजा भीतर को खुलता चला गया। अली बख्श ने फौरन नीचे रखा बैग उठाया और भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन ने नीचे रखा ताला पैर की ठोकर से भीतर किया और खुद भी भीतर आकर दरवाजा बंद कर लिया। भीतर घुप अंधेरा था। यहाँ फोटोस्टैट की मशीनें हैं, रुके रहो, मैं लाइट ऑन करता हूँ, जगमोहन ने कहा।
स्विच का पता है? हाँ, मैं यहाँ 2 बार आ चुका हूँ। अंधेरे में जगमोहन की आवाज आई। आधा मिनट बीता कि वहां ट्यूबलाइट रोशन हो उठी। जगमोहन एक मशीन के पीछे लगे स्विच बोर्ड के पास खड़ा था। अली बख्श की निगाह हर तरफ घूमी। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। साथ में एक और कमरा है, हमें कहाँ काम करना है? अली बख्श ने पूछा। इसी कमरे में, जगमोहन ने कहा और मोबाइल निकाल कर देवराज चौहान को फोन किया। इस वक्त 10:40 हो रहे थे। बात करके जगमोहन ने फोन बंद किया तो अली बख्श से बोला, देवराज चौहान आ रहा है। देवराज चौहान के आने तक उनमें कोई बात नहीं हुई। अली बख्श ऑफिस के दोनों कमरों को चेक करता रहा। देवराज चौहान और रंजन सुनेलकर करीब 8 मिनट बाद वहां आ पहुंचे थे। भीतर आकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। अब उस सामान्य से छोटे से कमरे में 4 लोग मौजूद थे। देवराज चौहान, जगमोहन, अली बख्श और रंजन सुनेलकर। 3 फोटोस्टेट की मशीनें थी। कमरा भरा भरा सा हो उठा था। कोई समस्या नहीं? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। अभी तक तो नहीं। वो केमिकल इंजीनियर रमन मुखर्जी कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। बाहर अपनी कार में है, मेरे बुलाने पर आएगा। वो चाहता है कि इस काम में दखल देकर जल्दी से हमारे से अलग हो जाए। उसे तब बुलाया जाएगा जब उसकी जरूरत होगी। तुम फर्श के उस हिस्से की निशानदेही करो जहां से हमने रास्ता बनाना है। ये काम तो मैंने 2 दिन पहले तब कर लिया था जब एक किताब की फोटो सेट कराने के बहाने यहाँ 3 घंटे खड़ा रहा था। जगमोहन फर्श के एक हिस्से को दिखाता बोला, ये जगह है जहां से हमने नीचे जाने का रास्ता बनाना है। ठीक है। देवराज चांद फर्श के उस हिस्से को देखता गंभीर स्वर में कह उठा, फोटोस्टैट की मशीनों को सरकाकर उस तरफ कर दो। हमें काम करने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। मैं नहीं जानता कि रमन मुखर्जी कैसे अपना काम करेगा। जगमोहन, सुनीलकर और अली बख्श फोटोस्टैट की मशीनों को सरकाने में जुट गए। देवराज चौहान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर मोबाइल निकालकर गिरीश सोनी का नंबर मिलाया। बेल गई, फिर तुरंत ही गिरीश सोनी का स्वर कानों में पड़ा। हेलो, तुम कहाँ हो? ओह तुम। मैं मयंक खोरे के बंगले के बाहर हूँ। जब यहाँ पहुंचा तो एक कार को बंगले में जाता देखा। ड्राइविंग सीट पर शायद हो रही बैठा था। पहले देखा है मयंक खोरे को? एक बार यूं ही सरसरी तौर पर देखा था। उधर से गिरीश सोनी की आवाज आई। तुम्हें ठीक लगा कि कार में आने वाला व्यक्ति मयंक खोरे ही था? क्योंकि वो 9 बजे वॉल्ट से कार पर निकला था। फिर वो हो रही होगा, क्योंकि उसके वॉल्ट से इस इलाके में पहुंचने में 40 मिनट का वक्त लगता है। अकेले हो? हाँ, जो काम मैंने करना है उसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। गिरीश सोनी की आवाज कानों में पड़ी। गिरीश, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बेहतर जानते हो कि तुमने अपना काम कैसे पूरा करना है। परंतु ये जान लो कि अगर तुम अपना काम पूरा नहीं कर सके तो ये डकैती असफल हो जाएगी। मेरी वजह से डकैती असफल नहीं होगी। गिरीश सोनी के आने वाले स्वर में दृढ़ता के भाव थे। मैंने बहुत सोच समझ कर यह काम तुम्हें करने को कहा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, डकैती से पहले जब तुम्हारा केमिकल इंजीनियर 2.5 बाई 3 फुट का फर्श का टुकड़ा काट कर नीचे गिराएगा तो नीचे वॉल्ट में बहुत तेज आवाज उभरेगी। परंतु वो लोग समझ नहीं पाएंगे कि आवाज कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ काटा जाने वाला टुकड़ा वॉल्ट के भीतर केबिनों वाले हिस्से में गिरेगा और वहां बाहर से किसी का देख पाना संभव नहीं होगा। ऐसे में वॉल्ट के आसपास रात की ड्यूटी पर तैनात लोग सावधानी के नाते मयंक होरे को जरूर फोन पर खबर देंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तब होरे फौरन वॉल्ट तक पहुंचेगा, परंतु तुमने उसे वॉल्ट तक पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि तब हम यहाँ डकैती कर रहे होंगे। होरे वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, मैं उसे उलझा दूंगा रास्ते में। गिरीश सोनी की आवाज आई। मैं इसी भरोसे से काम कर रहा हूँ कि मौके पर होरे यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। एक वही है जो वॉल्ट खोल कर भीतर आ सकता है। तब उसके साथ गनमैन भी होंगे। तुम समझ सकते हो कि तब कितना गलत हो जाएगा। देवराज चौहान ने कहा, तुम निश्चिंत होकर काम करो। कम से कम हो रहे डकैती के दौरान वॉल्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा।
वो तीनों फोटोस्टैट की मशीन सरका रहे थे। धक्का देने पर मशीन सरक तो जाती, परंतु तेज आवाज भी होती। ऐसे में जगमोहन के कहने पर एक ही मशीन को तीनों लगकर जरा 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 उठाकर आगे बढ़ाने लगे। इस तरह दोनों मशीनों को सरकाने में वक्त तो लगा, लेकिन काम खामोशी से हो गया। तीनों मशीनें सरकाकर एक तरफ लाइन में लगा दी गई। वहां रखे दो कंप्यूटर और आलतू फालतू सामान उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया गया। फर्श का काफी बड़ा हिस्सा स्पष्ट दिखने लगा था। अब ठीक है, जगमोहन बोला। फर्श को कहाँ से काटना है? देवराज चौहान बोला। उस जगह पर निशान लगाओ, मैं रमन मुखर्जी को लेकर आता हूँ। उसे अपना काम पूरा करने के 3.5 घंटे चाहिए, कहकर देवराज चौहान बाहर निकल गया। जगमोहन ने जेब से तय किया नक्शा और काला मार्कर पेन निकाला और नक्शा खोलकर फर्श पर बिछा लिया। ध्यान से नक्शे को देखने लगा। अली बख्श और सुनीलकर की नजरें भी नक्शे पर टिक गई, पर उन्हें समझ में कुछ भी नहीं आया। सुनीलकर ने अली बख्श को देखकर कहा, तुम्हें नक्शा समझ में आ रहा है? नक्शा तभी समझ में आता है जब कुछ जानकारी हो कि वो किधर का नक्शा है, अली बख्श बोला। 5 मिनट बाद जगमोहन ने नक्शा तय करके जेब में रखा और मार्कर पेन खोले कमरे के फर्श पर नजरें दौड़ाने लगा। आखिरकार 1.5 कदम आगे बढ़कर झुकते हुए काले मार्कर से फर्श पर लकीरें खींचने लगा और देखते ही देखते मार्कर की काली लाइनों से फर्श पर चौकोर खाना बना दिया। वो खाना करीब करीब 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा था। जगमोहन ने यह काम बहुत ही सावधानी से किया था। ये क्या है? अली बख्श के उठा। इतना फर्श काट कर नीचे वॉल्ट में जाने का रास्ता बनाया जाएगा, जगमोहन ने कहा। काट कर? सोनेलकर ने उलझन से कहा। भला फर्श का इतना हिस्सा कैसे काटा जा सकता है? कोई है जो ये काम कर देगा। कैसे कर देगा? सुनीलकर के माथे पर बल पड़े। ऐसी इमारतों में जबरदस्त मिक्सचर तैयार करके डाला जाता है लेंटर के वक्त, और बीच में मोटे सरिये का जाल होता है। ऐसे में अपनी पसंद के साइज को कैसे काट कर अलग किया जा सकता है? वो केमिकल इंजीनियर है जो ये काम करेगा, जगमोहन ने कहा। वो कैसा भी इंजीनियर हो, ये काम इस तरह नहीं किया जा सकता, सुनीलकर ने उलझन भरे स्वर में कहा। वो ऐसा काम कर चुका है। कर चुका है? हाँ। हैरानी है। सुनीलकर ने अली बख्श को देखा। तेरे को क्या लगता है इस तरह लेंटर का टुकड़ा काट कर नीचे गिराया जा सकता है? तेरी हैरानी अपनी जगह ठीक है, अली बख्श ने सोच भरे स्वर में कहा। तेरी बात से मैं सहमत हूं कि लेंटर का जबरदस्त माल और मोटे सरिये का जाल कैसे काटा जा सकता है, परंतु अगर कोई कहता है कि वो ऐसा कर देगा, करने की गरज से यहां तक आ पहुंचा है, तो यूं ही नहीं कह रहा होगा। उसके पास ऐसा करने का कोई तो जुगाड़ होगा। जुगाड़ जैसा भी हो, सुनीलकर ने सिर हिलाया, मेरे ख्याल में तो फर्श को हथौड़ों से तोड़ा जाता है। इसे काटा तो किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तभी दरवाजा खुला और देवराज चौहान ने रमन मुखर्जी के साथ भीतर प्रवेश किया। जगमोहन ने तुरंत दरवाजा बंद करके सिटकनी लगा दी। देवराज चौहान ने 2 बड़े बैग उठा रखे थे जो कि फर्श पर रख दिए। रमन मुखर्जी घबराया सा, नर्वस सा लग रहा था। बार बार हाथ में थमे रुमाल से चेहरे पर से पसीना पहुंच रहा था। उसने सादी पैंट कमीज पहन रखी थी। सब पर उसने नजर मारी, फिर फर्श पर मार्कर से बनाए खाने को देखकर जल्दी से बोला, इस हिस्से को अलग करना है? हाँ, जगमोहन बोला। ठीक है। रमन मुखर्जी अपने बड़े बैग की तरफ बढ़ता बोला, मेरे साथ काम पर लग जाओ। मुखर्जी ने बैग खोला और बीच में से कटर की मशीन निकाली। वो भारी थी और उसका गोल ब्लेड 1.25 फीट की गोलाई में था। उसके साथ हैवी ड्यूटी की तार और प्लग था। ये क्या है? सुनील करके उठा। कटर है, दिखता नहीं क्या? अली बख्श बोला। वो तो ठीक है, क्या इससे इस फर्श के टुकड़े को काटा जाएगा? सुनील के चेहरे पर अजीब से भाव थे। अभी तक तो यही लगता है, अली बख्श ने कहा। ये बेवकूफी होगी। इस बड़े कटर की आवाज दूर दूर तक जाएगी। बाहर कहीं चौकीदार भी जरूर होगा। जगमोहन ने गंभीर निगाहों से सुनीलकर को देखा। इस तरह ढोल बजाने जैसा काम करके डकैती करना फंसने जैसा होगा, सुनीलकर ने कहा। तुम फंसने से डर रहे हो? देवराज चांद ने सुनीलकर को देखा।
ये बात नहीं, पर यह ढंग मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सब मजबूरी में किया जा रहा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सबको पता है कि किन हालातों में ये डकैती की जा रही है। सोहनलाल जैम डिमोरा के पास है। मैं उसे एक ही हालत में जिंदा बचा सकता हूं कि वॉल्ट में पड़ी उसकी दौलत निकाल कर उसे दूं। सोहनलाल को हर हाल में बचाना है मैंने। वॉल्ट में प्रवेश करने का इससे आसान दूसरा रास्ता नहीं है। हमें इसी तरह काम करना होगा। मैं काम करूं या नहीं? रमन मुखर्जी देवराज चौहान और सुनील को देखता बोला। करो करो, जगमोहन बोला। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। रमन मुखर्जी ने सुनील से कहा, इस भ्रम में मत रहो कि इस कटर से फर्श काटा जाएगा। तो कटर से फर्श को सिर्फ 6 इंच या 5 इंच तक काटना है, जहां तक कटर काम करे, मुखर्जी ने कहा। सिर्फ 5-6 इंच? हाँ। उससे क्या होगा? देख लेना उसके बाद क्या करूंगा। क्या तुम लोग कटर चला सकते हो? ये मेहनत का काम है। ये काम मैं कर दूंगा, देवराज चौहान बोला। मैं भी कर दूंगा, सुनील सुनील कर कह उठा। कटर चलाने की फिक्र मत करो, जगमोहन ने कहा। उसके बाद कटर की लंबी तार के सहारे प्लग को बोर्ड में लगाया गया। रमन मुखर्जी भारी कटर को फर्श पर मार्कर से बने खाने तक लाया तो देवराज चौहान कह उठा, मुझे दो कटर, मैं चलाता हूं। पहले देख लो कि कटर को चलाना कैसे है। रमन मुखर्जी ने कटर उठाकर जगमोहन की खींची लाइन के पास लाया और कटर पर लगा स्विच उसने उंगली से ऑन कर दिया। कटर की मशीन चलने की तेज आवाज उभरी। पूरा कमरा शोर से भर गया। कटर की मशीन के हिसाब से शोर ज्यादा नहीं था, परंतु रात के इस वक्त कटर की मशीन का शोर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। हालात फंसने वाले भी बन सकते थे। रमन मुखर्जी ने कटर को फर्श पर खींची लाइन पर रख दिया। ची ची की तेज आवाज उभरी, ब्लेड के फर्श से टकराते ही। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के होंठ भिजे थे, माथे पर सिलवटें दिखने लगी। अली बख्श ने सबको देखा। सुनीलकर भी चिंता में दिखा। आधे मिनट बाद रमन मुखर्जी ने कटर बंद किया और फर्श पर रखकर बैग में से ब्रश निकाला और फर्श का वो हिस्सा जहां कटर लगाया था उसे फर्श से साफ करने लगा। यहां कंक्रीट की धूल आ गई थी। कुछ सेकंडों में साफ करके मुखर्जी ने कटर से बनी फर्श की लाइन देखी। वो कटर के ब्लेड की मोटाई के हिसाब से आधा इंच चौड़ी थी और उसकी गहराई 3 इंच नीचे तक हो गई थी। करीब 3 इंच लंबी जगह पर से वो फर्श कट गया था। मुखर्जी उठता हुआ बोला, ये इमारत ज्यादा मजबूती से नहीं बनाई गई। हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। 40-50 मिनट में हम ये काम पूरा कर लेंगे। उसके बाद 1.5 घंटा और लगेगा फर्श का टुकड़ा गिराने में। जगमोहन ने करीब आकर फर्श पर बने कट को देखा। अली, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, कटर काफी शोर कर रहा है। हाँ, अली बख्श ने देवराज चौहान को देखा। इस आवाज का बाहर कितना असर हो रहा है ये मालूम नहीं, देवराज चौहान ने कहा। तुम बाहर निकलकर आसपास नजर रखो। पूरी तरह सतर्क करना, पूरी तरह सतर्क रहना। कोई खबर करनी हो तो फोन भी कर सकते हो। अली बख्श सिर हिलाकर आगे बढ़ गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद किया तभी जगमोहन बोला, कटर की फर्श कटने की आवाज इधर ऊपर ही नहीं नीचे वॉल्ट में भी जा रही होगी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्ट वाले सोच सकते हैं कि ऊपर की मंजिल पर काम हो रहा होगा, देवराज चौहान ने कहा। वो ऊपर भी आ सकते हैं देखने के लिए। ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, हम काम रोक नहीं सकते। तुम लोग फैसला कर लो कि काम करना है या नहीं, रमन मुखर्जी व्याकुल स्वर में बोला। हर हाल में करना है, देवराज चौहान ने कहा। तो रुको मत, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। कटर उठाओ और मेरी तरह काम करो। बारी बारी से हम सब करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर कटर संभाल लिया। किसी तरह कटर की आवाज कम नहीं हो सकती, सुनीलकर ने कहा। फर्श पर इससे कम शक्ति वाला कटर काम नहीं करेगा, रमन मुखर्जी ने इंकार में सिर हिलाया। छोटे कटर से ये काम करने में कई दिनों का वक्त लग जाएगा, जबकि ये कटर तुरंत काम करता है। इसी पल पुनः कटर चलने लगा। देवराज चौहान ने कटर संभाल रखा था और फर्श पर काटे मुखर्जी वाले हिस्से की लाइन को
और गहरी और लंबी करने लगा। जबरदस्त शोर उठ रहा था कमरे के भीतर। देवराज चौहान तेजी से काम कर रहा था, जैसे कि कम वक्त में वो ज्यादा से ज्यादा फर्श को काट देना चाहता था। परंतु कटर जैसी चीज को एक बार में ज्यादा देर तक चलाए रखने में उसकी मोटर के फूकने का खतरा था। आखिरकार देवराज चौहान कटर का स्विच ऑफ कर देता। मुखर्जी तुरंत आगे बढ़कर ब्रश से कटी जगह साफ करने लगा। फौरन ही वो जगह स्पष्ट हो गई। इस बार 5 इंच लंबी और लगभग इतनी गहरी जगह तैयार हो गई। अगला दृश्य। अली बख्श बाहर था। बाहर खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ था। 11 बजकर 20 मिनट हो रहे थे। अली बख्श को दो ऑफिस खुले नजर आ रहे थे, परंतु वो दूर थे। मिनट भर पहले ही कटर मशीन की आवाज बंद हुई थी। आवाज स्पष्ट उसके कानों तक पहुंची थी, परंतु वो मध्यम थी। एक बार की तो पता ही नहीं चलता था कि आवाज किधर से आ रही है, क्योंकि आवाज बाहर आकर फैल जाती थी। अली बख्श ने सोचा कि इस आवाज में ज्यादा खतरा नहीं है। कोई भी आवाज सुनकर यही सोचेगा कि किसी ऑफिस में काम चल रहा है। परंतु जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक खतरा तो खतरा ही है। तभी कटर चलने की आवाज पुनः गूंजी। वक्त बीतने लगा। 11:55 हो गए। अली बख्श ने तंबाकू की पुड़िया जेब से निकाली ही थी कि तभी गैलरी में कदमों की आवाज उभरी। वो गैलरी के मोड़ के पास ही खड़ा था। कोई आ रहा था। ठंडी सिहरन उभरी उसके शरीर में। वो तुरंत सतर्क हो गया। इस काम के दौरान किसी के सामने आना ठीक नहीं था, परंतु अब आना ही पड़ेगा। कोई उसके सिर पर जो आ पहुंचा था। अली बख्श तंबाकू की पुड़िया थामे पास के मोड़ से किसी के दिखने के इंतजार में था। कटर चलने की आवाज उभर रही थी। अब कदमों की आवाजें कटर की आवाज में दब गई थी। एकाएक मोड़ पर वो दिखा, फिर पूरी तरह सामने आ गया। वो वॉचमैन था। काली वर्दी में था। छाती पर लॉ एंड सिक्योरिटी का लोगो लगा था। हाथ में डंडा था। पाँव में काले जूते, चौड़ी बेल्ट। 35 बरस की उम्र होगी। पौने 6 फुट कद, चौड़ा सीना। राम राम भाई, अली बख्श बोला। राम राम, वो पास पहुंचकर रुकता हुआ बोला। तुम कौन हो? कारपेंटर हूँ, सुनील नाम है मेरा, अली बख्श शांत स्वर में बोला और हाथ में थमी तंबाकू की पुड़िया उसकी तरफ की। लो, चुटकी भर लो, बढ़िया क्वालिटी का है। यहाँ क्या कर रहे हो? वॉचमैन ने तंबाकू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उधर सामने फोटोस्टेट वाला ऑफिस है ना? अली बख्श ने उस तरफ देखा। हाँ तो वहाँ काम कर रहा हूँ। अभी लकड़ी कट रही है तो बाहर आ गया। सुबह तक काम पूरा कर देना है, रात हो गई। तभी पुनः कटर की तेज आवाज उठने लगी। ये आवाजें? वॉचमैन ने कहना चाहा। कटर की आवाज है, लकड़ी कट रही है भैया जी। अली बख्श मुस्कुराया। लकड़ी कटने की आवाजें ऐसी तो नहीं होती। ये होलक लकड़ी नहीं है, सांगवान है, सख्त लकड़ी होती है। काटते हुए बीच में गांठ आ जाए तो कटर का ब्लेड टूटने का खतरा होता है। कल ही एक ब्लेड टूट गया था। 650 रुपए लग गए ब्लेड खरीदने में। असम की लाल होलक होती तो मक्खन की तरह कट जाती। आजकल बढ़िया लकड़ी कम ही देखने को मिलती है। हर कोई सस्ती लकड़ी से ही काम चला लेता है। महंगी बहुत हो गई है लकड़ी। बुरा हाल है, अली बख्श बोला। लो तंबाकू लो। उसी पल कटर की आती आवाज रुक गई। वॉचमैन ने डंडा बगल में दबाया और तंबाकू की पुड़िया लेकर हथेली में थोड़ा सा तंबाकू लिया और दूसरे हाथ के अंगूठे से मसलने लगा। सारी रात काम करना है, चाय नहीं मिलती यहाँ? अली बख्श बोला। रात को चाय कहाँ मिलेगी? कोई जुगाड़ हो? ना। वॉचमैन ने सिर हिलाया और तंबाकू की पुड़िया लेकर हथेली में थोड़ा सा तंबाकू लिया और दूसरे हाथ के अंगूठे से मसलने लगा। दोबारा। सारी रात काम करना, चाय नहीं मिलती? अच्छा। तभी कटर की आवाज पुनः गूंजने लगी। अली बख्श ने भी तंबाकू मुंह में रखा। ये शोर कब तक पड़ता रहेगा? वॉचमैन ने पूछा। 10-15 मिनट और। कल दिन में मिलना, एक साहब अपने ऑफिस में लकड़ी का काम कराने को कह रहे थे, वॉचमैन बोला। जरूर मिलूंगा भाई, बात बन गई तो 500 तुम्हारा। वॉचमैन मुस्कुराया।
डंडा पुनः हाथ में पकड़ लिया था। कहाँ के रहने वाले हो? अली बख्श ने पूछा। यूपी, बरेली। नाम नहीं बताया तुमने अपना। राकेश का, राकेश लाल। मैं भी यूपी का ही हूँ, आगरे का। ताजमहल देखा कभी? नहीं। कभी आगरा हो तो मेरे घर पर ही रहना, कल पता दूंगा। मेरी बीवी बढ़िया खाना बनाती है। तुम्हारी बीवी भी है? उसने दिलचस्पी से पूछा। हाँ, क्यों? तुम्हारी भी तो होगी। मैंने शादी नहीं की, वक्त ही नहीं मिला शादी करने का। 15 साल का था तो चाचा के पास मुंबई आ गया। कटर की आवाजें निरंतर आती रही। मुंबई में जगह ही कहाँ मिलती है कि पत्नी परिवार को रखा जा सके। अली बख्श मुस्कुरा कर बोला। पर तुम शादी करो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में एक कमरे का इंतजाम कर दूंगा। है एक कमरा खाली मेरे पास। कहाँ? शादी का कार्ड छपवा दिखा, कमरा ले ले। तू बढ़िया बंदा लगता है, राकेश लाल ने मुस्कुरा कर कहा। यूपी के सब लोग बढ़िया ही होते हैं, तेरे से दोस्ती बना के रखूंगा। सुनील नाम बताया ना तूने अपना? हाँ। इधर तू कहाँ रहता है? हम 4 लोग एक साथ झोपड़पट्टी में रहते हैं, तंग सा कमरा है, किराया आपस में बांट लेते हैं। अभी तू उधर ही रह, जब शादी हो तो बताना। तुम अपनी पत्नी को मुंबई क्यों नहीं ले? क्या करूंगा उसे लाकर, वो उधर ही ठीक है। 3 बच्चे हैं, अपना मकान है, थोड़ी सी जमीन है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। बूढ़ा बाप है। 6 महीने में एक फेरा। मैं कल ही आगरे का लगाया था। 6 महीने में एक फेरा मैं ही आगरे का लगाया था। ये भी ठीक है। सुनील डंडा फर्श पर ठोकता बोला। कल तू मेरे से जरूर मिलना। जरूर मिलूंगा मेरे भाई। मैं तेरे को अपना दोस्त बनाऊंगा। मुंबई में पहली बार कोई मिला है जिसने ठीक से बात की है। बाहर गेट पर पूछ लेना कि राकेश लाल किधर मिलेगा। यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है पैदल। कल पक्का मिलेंगे। राकेश लाल चला गया। अली बख्श ने मनी मन चैन की सांस ली कि सब ठीक रहा। कटर की आवाजें रह रह कर उठ रही थी। अगला दृश्य, रात के 12:40। सुनीलकर ने कटर बंद किया और एक तरफ रख दिया। उठता शोर थम गया। रमन मुखर्जी जल्दी से आगे बढ़ा और ब्रश से फर्श के भीतर तक गई कटर की आधा इंच चौड़ी लाइन को साफ करने लगा। सेकंडों में उसने ये काम कर दिया। अब फर्श पर 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा खाना साफ नजर आ रहा था। खाने के बॉर्डर में आधा इंच की कटर की लाइन थी। मुखर्जी चारों तरफ से लाइन की गहराई को चेक करने लगा। सबकी निगाह मुखर्जी पर थी। 10 मिनट के बाद मुखर्जी उठता हुआ बोला। ठीक है, कटर 4.5 इंच गहरा हो गया हर तरफ से। हमारा काम इसी से बन जाएगा। मतलब कि कटर का काम खत्म? जगमोहन ने पूछा। रमन मुखर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। जगमोहन ने राहत की सांस ली कि कटर बहुत शोर कर रहा था। अब क्या करना है? देवराज चौहान ने पूछा। परंतु मुखर्जी पहले ही अपने दूसरे बैग की तरफ बढ़ चुका था। उसने दूसरे बैग से 5 लीटर की प्लास्टिक की कैनी निकाली, जो कि किसी तरल पदार्थ से भरी हुई थी। उसे लेकर वो कटिंग वाले हिस्से के पास जा बैठा और कैनी खोलकर सावधानी से भीतर भरे तरल पदार्थ को फर्श के उस कटे हिस्से में डालने लगा। यानी कि 4.5 इंच गहरी जगह को उस तरल पदार्थ से भरता जा रहा था। 20 मिनट में उसने ये काम किया और कैनी बंद करके पास ही में रख ली। खड़ा हुआ और देवराज चौहान से बोला। कैनी में खास तरह का केमिकल है, यह बाजार में नहीं मिलता, इसे बनाया जाता है। यह केमिकल तेजाब से 100 गुना घातक है, पर प्लास्टिक पर असर नहीं करता। फर्श की कटिंग के बीच केमिकल भर दिया जाता है। केमिकल भीतर के सीमेंट को बेजान बनाकर नीचे को रास्ता बनाता जाता है। भीतर जो सरिये हैं उन्हें गला देगा और 1-1.5 घंटे में फर्श का ये टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर जाएगा। कुछ देर बाद कटिंग वाले हिस्से से केमिकल अपना काम करता नीचे को जाएगा। ऐसा होने पर कैनी कैनी से फिर फर्श के कटे हिस्से को गड्ढे से भर देना। ऐसा होने पर दोबारा भीतर जो सरिये हैं उन्हें गला देगा और 1-1.5 घंटे में फर्श का ये टुकड़ा अलग होकर नीचे गिर जाएगा। कुछ देर बाद कटिंग वाले हिस्से से केमिकल अपना काम करता नीचे को जाएगा। ऐसा होने पर कैनी से फिर फर्श के कटे
गहरे गहरे हिस्से को भर देना, सावधानी से। इसकी एक बूंद भी शरीर के किसी हिस्से पर पड़ गई तो वो जगह बेकार हो जाएगी। तुम कहाँ जा रहे हो? देवराज चौहान बोला। मेरा काम खत्म हो गया। खत्म हो गया? आगे जो काम है वो केमिकल ने करना है, मेरी जरूरत नहीं है। यहाँ आगे क्या करना है मैंने बता दिया। तुम्हें अपना काम पूरा करके जाना चाहिए। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ये मुझे तो नजर आ रहा है, तुम सबको भी जल्द नजर आ जाएगा। फर्श की कटी गहरी लाइन से जब केमिकल कम होता दिखे तो उसे फिर से भरना मत भूलना। कहने के साथ ही रमन मुखर्जी ने एक तरफ रखा भारी कटर उठाया और उसे बड़े वाले बैग में डालने लगा। तुम जा रहे हो? जगमोहन ने अजीब स्वर में बोला। मैंने अपना काम कर दिया है। तुम्हारा काम तो वैसे ही कुछ भी वैसे ही नहीं। 1 डेढ़ घंटे में फर्श का ये हिस्सा नीचे गिर जाएगा। मैंने बताया तो है। तुम्हारे बताने से क्या होता है? काम तो अभी नहीं हुआ। इंतजार करो, मैंने 1 डेढ़ घंटा कहा है। जगमोहन ने बेचैनी से देवराज चौहान को देखा। तुम्हें यकीन है कि फर्श का ये हिस्सा कटकर नीचे गिर जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। जैसा मैंने बताया है वैसे करते रहना, तुम्हें 1 डेढ़ घंटे में यकीन आ जाएगा। रमन मुखर्जी बैग की जिप बंद करता कह उठा। ये काम ऐसे ही होता है जैसा कि मैंने कहा है। आगे का काम उस तरह है जैसा कि तुम्हारी पत्नी कहे। 15 मिनट बाद गैस बंद कर देना और सब्जी खा लेना, वो बन चुकी होगी। देवराज चांद सिर हिलाकर रह गया। तुम्हें भागने की जल्दी क्यों है? जगमोहन ने कहा। तुम्हें रुकना चाहिए। मैं डकैती जैसे कामों में शामिल नहीं हो सकता। पहले ही मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया। ऐसे वक्त तुम एक शरीफ आदमी की हालत समझ सकते हो। रमन रमन मुखर्जी व्याकुल सा कह उठा। अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। तो हम फर्श के कटे हिस्से में चौकोर खाने में की लाइनों को केमिकल से भरते रहें जब लाइनों में केमिकल कम होता दिखे। रंजन सुनीलकर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, 1 डेढ़ घंटे में फर्श का टुकड़ा खुद ही फर्श से अलग होकर गिर जाएगा। हाँ, अगर ना गिरा तो? जरूर गिरेगा। मैं ये काम पहली बार नहीं कर रहा हूँ। तुम नहीं समझ सकते कि वो केमिकल कितना तेज है जो कि फर्श की कटी गहरी जगह पर डाला गया है। वो तेजाब से 100 गुना तेज है और प्लास्टिक के अलावा हर चीज पर भयानक रूप से अपना असर दिखाता है। मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, सरकारी विभाग में हूँ और जिंदगी भर केमिकलों को आपस में मिलाकर इस तरह के नए केमिकलों का निर्माण करता रहा हूँ। इसलिए तुमने अपनी जिंदगी में आज तक क्या किया है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। सुनीलकर ने गंभीर स्वर में कहा। हमें इस बात से मतलब है कि हमारी डकैती हो जाएगी। तुम लोगों की डकैती से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा काम इस मंजिल के इस कमरे का एक टुकड़ा काटना था। वो कटा नहीं है अभी। तुम इस तरह नहीं जा सकते। सुनीलकर का चेहरा सख्त हो गया। मैं नहीं जा सकता? क्या मतलब? तुम जाओ, देवराज चौहान ने कहा। रमन मुखर्जी ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सुनीलकर को देखा। तुम जा सकते हो, देवराज चौहान ने पुनः कहा। लेकिन देवराज चौहान, सुनीलकर ने कहना चाहा। ये कहता है मैंने अपना काम कर दिया है। गलत नहीं कहेगा ये। बाकी का काम कैसे करना है इसने हमें बता दिया है। तब भी फर्श का टुकड़ा अलग होकर नहीं गिरा तो? सुनीलकर तेज स्वर में बोला। ऐसा ना हो तो मेरी गर्दन काट देना, रमन मुखर्जी ने जल्दी से कहा। सुनीलकर जवाब में कुछ न कह सका। मैं जा रहा हूं, रमन मुखर्जी बैग उठाकर देवराज चौहान से बोला। केमिकल फर्श के झिरी वाले हिस्से से रास्ता बनाता लेंटर को काटता नीचे जाएगा। तब झिरी में केमिकल भरते रहना। 1 डेढ़ घंटे में फर्श का ये टुकड़ा नीचे गिर जाएगा। कहकर रमन मुखर्जी आगे बढ़ा, दरवाजा खोला और बैग उठाए बाहर निकल गया। जगमोहन ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे ख्याल में अब उसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, देवराज चांद बोला। आगे का काम हमने संभालना है। अगर फर्श का टुकड़ा नीचे न गिरा तो? सुनील कर बोला। जरूर गिरेगा। रमन मुखर्जी यही काम करने आया था। उसे पता है कि वह ये काम कर देगा। अब हमें इंतजार करना होगा। सुनीलकर उस चकोर झिरी के पास पहुंचा और केमिकल झिरी में देखने लगा। जगमोहन देवराज चांद के पास पहुंचकर धीमे स्वर में बोला। हमारा एक एक पल खतरे में घिरा हुआ है। डकैती के वक्त खतरा होता ही।
मैं उस खतरे की बात नहीं कर रहा, विनय बरूटा की बात कर रहा हूं, जगमोहन बोला। जैम डिमोरा की जिस दौलत को हमने निकालना है वो बरूटा के कब्जे में है। उसने ही डायमंड वॉल्ट में केबिन किराए पर लेकर वो तीनों सूटकेस उसमें रखे हैं, और वो जानता है कि आज रात हम यहाँ डकैती कर रहे हैं। इस बारे में मेरी बरूटा से बात हो चुकी है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उसका कहना है कि वो हो रही इस डकैती के बारे में पुलिस या वॉल्ट के मैनेजर मयंक खोरे को खबर नहीं करेगा। बरूटा का क्या भरोसा? बरूटा के बारे में इस वक्त मत सोचो। देवराज चौहान कुछ पल देव जगमोहन कुछ पल देवराज चौहान को देखने के बाद बोला, बरूटा अगर पुलिस या होरे को खबर कर दे तो ये कमरा हमारे लिए चूहेदान बन जाएगा। ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि बरूटा ऐसी दौलत पर डकैती क्यों होने दे रहा है जो उसके कब्जे में है। वो कहता है कि अपने हीरे जवाहरातों का संग्रह वापस लेकर भी जैम डिमोरा सोहनलाल को नहीं छोड़ेगा। ऐसे में मैंने विनय बरूटा को भरोसा दिलाया है कि अगर ऐसा हुआ तो सारे हीरे जवाहरात मैं उसे वापस कर दूंगा। पर विनय बरूटा तुम्हें यकीन क्यों दिलाना चाहता है कि जैम डिमोरा बुरा इंसान है? अभी इस बारे में बात मत करो और काम की तरफ ध्यान दो। मेरे मन में एक और बात भी खटक रही है, जगमोहन व्याकुल उठो। क्या? कहीं विनय बरूटा दिन में आकर वॉल्ट से तीनों सूटकेस निकाल कर ना ले गया हो? हाँ, वो ऐसा भी कर सकता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होगा। विनय बरूटा अपने दोस्त जैम डिमोरा को धोखा दे सकता है तो हमें क्यों नहीं दे सकता? वो हमें और हम उसे खास पसंद नहीं करते, वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त हमें काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, देवराज चौहान ने कहा और सनेलकर के पास जा पहुंचा। क्या हुआ? अभी तो केमिकल झिरी में वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, सनेलकर बोला। तभी दरवाजा खटखटाया गया। देवराज चौहान और सनेलकर ने तुरंत दरवाजे को देखा। जगमोहन सावधानी से दरवाजे के पास पहुंचा कि पुनः दरवाजे पर हल्की थपथपाहट पड़ी। कौन? जगमोहन ने धीमे से पूछा। अली। जगमोहन ने दरवाजा खोला। अली भीतर आया तो दरवाजा पुनः बंद कर दिया। वो गया? अली बख्श बोला और नजरें चकोर झिरी की तरफ जा टिकी। जगमोहन ने अली बख्श को सारी बात बताई। पर उसे जाना नहीं चाहिए था वो ना तो भाड़े का आदमी था ना ही हमारा साथी, जगमोहन बोला। वो सिर्फ हमारी सहायता करने आया था। अगर फर्श का टुकड़ा अलग होकर नीचे ना गिरा तो? जल्द ही पता चल जाएगा, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। बाहर सब ठीक रहा? हाँ, एक वॉचमैन कटर की आवाज सुनकर आया था, पर मैंने उसे संभाल लिया, अली बख्श बोला। अगला दृश्य 1:05 पर। ये हो रहा है, कुछ हो रहा है, रंजन सुनेलकर के होंठों से निकला। ये देखो, झिरी में से केमिकल कम हो गया। सब फौरन आगे बढ़े। फर्श पर चौकोर जैसी झिरी में रमन मुखर्जी ऊपर तक केमिकल भर गया था, जो कि अब कम हुआ नजर आ रहा था। यानी कि केमिकल झिरी के भीतर नीचे को सरक गया था। ऐसा होगा, वो केमिकल इंजीनियर कह गया था। जगमोहन के होंठ। झिरी में थोड़ा थोड़ा केमिकल और भर दो, देवराज चौहान बोला। सोनेलकर ने तुरंत केमिकल वाली कैनी उठा ली। सावधानी से, जगमोहन बोला। केमिकल की एक बूंद भी तुम पर न गिरे। ध्यान है मुझे। बाकी सब 2 कदम पीछे हट जाओ, बूंद छिटक भी सकती है, देवराज चौहान ने कहा। अली बख्श, जगमोहन और देवराज चौहान पीछे हो गए। सोनेलकर ने सावधानी से फर्श की झिरी में केमिकल भर दिया। इस दौरान खामोशी छाई रही। अपना काम पूरा करके सोनेलकर ने कैनी एक तरफ दीवार के पास रख दी। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा केमिकल इंजीनियर कह रहा था, सोनेलकर बोला। मतलब कि सब ठीक चल रहा है, अली बख्श बोला। लगता तो ऐसा ही है, सोनेलकर ने सिर हिलाया। सब कुछ ठीक हो रहा है, देवराज चौहान ने कहा। रमन मुखर्जी को अपना काम करना आता है। अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, हम पकड़े जाएं, तो रमन मुखर्जी का नाम होंठों पर नहीं आना चाहिए, जगमोहन बोला। वो शरीफ बंदा नहीं फंसना चाहिए।
उसने बिना मतलब के हमारी सहायता की है। गड़बड़ क्यों होगी? अली बख्श ने कहा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने कहा था कि फर्श का ये टुकड़ा अलग होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सुनीलकर बोला। हाँ, आधा घंटा बीत चुका है। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ खामोशी के बाद देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर बोला, अगर सब ठीक रहा तो असली खतरा तब शुरू होगा जब ये फर्श का टुकड़ा नीचे वॉल्ट में गिरेगा। सबकी निगाह देवराज चौहान पर गई। लेंटर का 2.5 बाई 3 फुट का टुकड़ा 10 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो वॉल्ट में जोरदार आवाज होगी। वॉल्ट के फर्श पर जोरों का कंपन भी उठेगा और वॉल्ट में मौजूद लोगों में हलचल पैदा हो जाएगी। नीचे वॉल्ट में कितने लोग हैं? अली बख्श ने पूछा। काफी हैं, देवराज चौहान ने कश लिया। इमारत के आसपास 8 से 10 गनमैन हैं। ड्यूटियां बदलती रहती हैं परंतु उनकी संख्या वही रहती है। वॉल्ट की इमारत के भीतर शीशे के पहले कमरे में 2 व्यक्ति हर वक्त मौजूद रहते हैं। दिन में 3 आदमी होते हैं जब वॉल्ट का जासूस सुधीर कावले भी वहां मौजूद होता है, परंतु रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक 2 लोग वहां रहते हैं। इमारत के भीतर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 3 लोग हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं और वो इमारत के भीतर वॉल्ट तक जाने वाले रास्तों पर नजर रखते हैं। वो अपना काम चौकसी से करते हैं। ऐसे में रात के सन्नाटे में जब लेंटर का टुकड़ा वॉल्ट में गिरेगा तो उसकी आवाज वॉल्ट की इमारत के हर हिस्से में जाएगी। उफ! उनको ये एहसास हो जाएगा उनको ये एहसास तो हो जाएगा कि कुछ हुआ है, परंतु समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी तो दे सकते हैं लेकिन वॉल्ट के भीतर नहीं जा सकते। मतलब कि वो वक्त हमारे लिए खतरे से भरा होगा, सुनीलकर ने कहा। हाँ, वो हमारे इम्तिहान की घड़ी होगी। देवराज चौहान ने अली बख्श को देखा। तब सब कुछ तुम पर निर्भर होगा कि तुम कितनी जल्दी अपना काम पूरा करते हो, कितनी जल्दी वो कैबिन खोलते हो। मैं 5-7 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अली बख्श ने दृढ़ स्वर में कहा। यह भी तो हो सकता है कि, सुनीलकर कहता ठिठक गया। तभी दरवाजे पर थपथपाहट हुई। इसके साथ ही कमरे में सन्नाटा उभर आया। सबकी नजरें मिली। कई पल खामोशी में बीत गए। किसी किसी ने नहीं आना था। कमरे की कमरे के भीतर संख्या में वो पूरे थे। तो कौन आया गया ऐसे वक्त? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। क्या रमन मुखर्जी लौट आया? देवराज चौहान के मस्तिष्क में यह बात आई पर दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया कि रमन मुखर्जी किसी भी हाल में वापस नहीं लौटेगा। सब जड़ से खड़े थे। उसी पल पुनः दरवाजा का थपथपाया गया और आवाज आई, सुनील भाई दरवाजा खोलो। यह राकेश लाल की आवाज थी, उस वॉचमैन की। ओह! अली बख्श जल्दी से कह उठा। ये तो वही वॉचमैन है जो मुझे बाहर मिला था। इन शब्दों के साथ ही सबके शरीर हिले। आया राकेश भाई, अली बख्श ने आवाज दी। ये यहाँ क्या करने आया है ये यहाँ क्या करने आया है? देवराज चौहान ने पूछा। मैं नहीं जानता। तुमने से क्या कहा था यहाँ क्या हो रहा है? लकड़ी का काम चल रहा है, मैं देखता हूँ इसे, कहकर देवराज चौहान दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुआ। तुम यहीं रहो, अली बख्श ने फौरन कहा, मैं उसे संभाल लूंगा। देवराज चौहान ने ठिठक कर अली बख्श से कहा, संभाल लेने का मतलब समझते हो? सब समझता हूँ, तुम मुझ पर छोड़ दो, कहकर अली बख्श दरवाजे की तरफ बढ़ा और सिटकनी हटाकर दरवाजा थोड़ा सा खोला। सामने वही वॉचमैन राकेश लाल खड़ा था, हाथ में चाय का गिलास थाम रखा था। वो मुस्कुराया। अली बख्श भी मुस्कुराया। तुम्हारे लिए कहीं से चाय का इंतजाम करके लाया हूँ, राकेश लाल ने कहा। शुक्रिया दोस्त। अली बख्श ने थोड़ा सा दरवाजा और खोला और बाहर निकला। तुमने खामखाई तकलीफ की। तकलीफ कैसी, दोस्त के लिए तो काम करना ही पड़ता है। अली बख्श ने चाय का गिलास थामा। तभी उसकी निगाह राहदारी में कुछ दूर खड़े अन्य वॉचमैन पर पड़ी तो थम से ठिठक गया। कुछ हिचकिचाया, फिर संभल कर बोला, वो कौन है? इसकी मेरे साथ ही रात की ड्यूटी होती है। मेरे कहने पर उसने ही चाय का इंतजाम किया। मैं तुम्हें चाय देने आया तो मेरे साथ ही आ गया। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या? शायद मैं अगले महीने शादी कर लूं। अच्छा, वो कैसे? उसकी 20 बरस की बहन कुंवारी बैठी है। वो तैयार है अपनी बहन की शादी मेरे से करने को। ये तो बढ़िया हो गया।
बहन वो दे रहा है, कमरा मैं दे दूंगा, तुम्हारी गाड़ी तो चल निकली। अली बख्श मुस्कुराया। तुम जरूर आना शादी में, वो कहता है बहन को मुंबई में बुला लेगा, यहाँ शादी हो जाए। हम कल मिलेंगे। अली बख्श ने चाय का घूंट भरा। मैं तुम्हें अपना फोन नंबर और पता दे दूंगा। जरूर। मैं तुम्हें साहब के ऑफिस का काम भी दिलवा दूंगा। कल जरूर मिलना मुझे। हाँ जरूर। भीतर काम चल रहा है, मुझे दिखाना तो मैं तुम्हारा काम देखूं। अली बख्श ने राकेश लाल की आंखों में झांका, मुस्कुराकर बोला, फिर देख लेना, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ। मैंने क्या देखना है, एक नजर ही मारनी है, जब तक तुम चाय पियो दो बातें और कर लोगे। चलो भीतर। वो आगे बढ़ गया। अली बख्श वहीं खड़ा रहा। राकेश लाल आगे न बढ़ सका। तुम बहुत जिद्दी हो। ऐसा कुछ नहीं है यार, बस तुम पसंद आ गए। मैं 2 घंटे बाद फिर तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊंगा। मैंने सोचा है कि शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ ताजमहल देखने जाऊंगा, तब आगरा में तुम्हारे घर पर ही ठहरूंगा। मेरे लिए वहां जगह है ना? बहुत। चलो भीतर चलो। तुम कितने लोग हो, मतलब कि तुम्हारे कितने साथी हैं जो यहाँ काम कर रहे? 3। जब तुम दोबारा चाय लेकर आओगे तो भीतर आ जाना। अली बख्श ने कहा। ठीक है, फिर आ जाऊंगा, तुम मजे से चाय पियो। राकेश लाल ने हाथ हिलाकर कहा और कुछ दूर खड़े अपने साथी गनमैन की तरफ बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज अली बख्श सुनता रहा। उसे जाता देखता रहा, हाथ में चाय का गिलास थमा था। अली बख्श दरवाजे की तरफ पलटने की सोच ही रहा था कि पलट नहीं सका। तभी उसने आगे जाते वॉचमैन को रुकते वापस मुड़ते देखा। अली बख्श की आंखें सिकुड़ी। वॉचमैन अब वापस आ रहा था। अली बख्श उसे देखता रहा। वो करीब आ पहुंचा। भीतर तुम्हारे 3 साथी हैं? राकेश लाल बोला। हाँ। लकड़ी का काम चल रहा है ना? कोई आवाज ना उठे ये कैसे हो सकता है? राकेश लाल ने कहा। अली बख्श सतर्क हो गया और मुस्कुराकर बोला, वो सनमाइका पेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई आवाज नहीं आती। मैं एक नजर भीतर देखना चाहता हूँ। राकेश लाल बोला। कैसे दोस्त हो जो ऐसी बात करें? हटो जरा, मुझे भीतर देखने दो। अली बख्श ने दूर खड़े वॉचमैन पर निगाह मारी, फिर घूमकर दरवाजा खोला। आओ। राकेश लाल सीधा भीतर प्रवेश कर गया। अली बख्श दरवाजे पर ही खड़ा राकेश लाल को देखता रहा। भीतर प्रवेश करते ही राकेश लाल ठिठका। देवराज चौहान सोनेलकर पर निगाह पड़ी और मन में विचार उठा कि ये कारपेंटर नहीं हो सकते। कहीं लकड़ी नहीं दिखी, यहाँ क्या हो रहा है? उसी पल उसकी निगाह फर्श के कटे उस हिस्से पर पड़ी तो राकेश लाल समझने की चेष्टा करने लगा कि ये क्या हो रहा है। तभी देवराज चौहान ने झपट्टा मारा और राकेश लाल को बाहों में भींचते ही एक हाथ उसके होंठों पर दबा दिया कि चीख न सके। राकेश लाल छूटने के लिए छटपटाया। उसी पल जगमोहन तेजी से पास पहुंचा और राकेश लाल की कनपट्टी पर घूंसा दे मारा। राकेश लाल के होंठों से करा निकली। जगमोहन ने दूसरा घूंसा घूंसा ताकत से मारा तो वो बेहोश होकर देवराज चौहान की बाहों में झूल गया। अली बख्श दरबान को भी देख लेता। इसे दूसरे कमरे में ले जाकर हाथ पांव बांध दो, देवराज चौहान बोला। जगमोहन ने बेहोश राकेश लाल को संभाला। सुनीलकर भी आ पहुंचा, उसे दूसरे कमरे में ले गए। देवराज चौहान ने अली बख्श से कहा, तुम दरवाजा खोले क्यों खड़े हो? दूसरा वॉचमैन भी है जो 30 कदम दूर इसके आने की राह देख रहा है। अली बख्श धीमे स्वर में बोला। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। बुलाऊं उसे? बुलाओ, देवराज चौहान बोला। मजबूरी है। अली बख्श ने दूर खड़े उस वॉचमैन को देखकर आवाज दी, सुनो भाई, तुम्हें राकेश बुला रहा है। उस वॉचमैन की निगाह इधर ही थी। अली बख्श के कहते ही वो इस तरफ आने लगा। अली बख्श ने हाथ में थामे गिलास से चाय का घूंट भरा। तब तक वो पास आ गया था। क्या है? भीतर जाकर राकेश से पूछो, उसी ने कहा तुम्हें बुलाने को। वो सिर हिलाकर खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर आया। अली बख्श फौरन उसके पीछे भीतर आया और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने के कारण पूछने वॉचमैन पलटा कि तभी देवराज चौहान का जबरदस्त घूंसा उसकी कनपट्टी पर पड़ा। वो जोरों से लड़खड़ाया और फिर उसके घुटने मुड़ते चले गए। वो बेहोश होते हुए नीचे गिरने को हुआ कि देवराज चौहान ने उसे थाम लिया और आराम से फर्श पर लेटा दिया। गहरी खामोशी उभरी थी वहां। अली बख्श का गिलास फोटोस्टैट की मशीन पर रख अली बख्श अली बख्श चाय का गिलास फोटोस्टैट की मशीन पर रखता हुआ बोला, यह खतरनाक वक्त था जो अभी बीता।
इन कामों में ऐसे खतरे अक्सर आ जाते हैं जिनके बारे में सोचा नहीं होता, देवराज चौहान ने कहा। मैंने उस वॉचमैन को यूं ही चाय के लिए पूछा था कि रात को मिलेगी, और वो मेरे लिए चाय ले आया। यहीं पर ही मुसीबत खड़ी हो जा रही थी। वो मेरे को दोस्त समझने लगा था। मैंने उसे कहा कि जब ताजमहल देखना हो तो आगरा मेरे घर पर ठहरना। देवराज चौहान आगे बढ़ा और फर्श की चौकोर झिरी को झुककर देखने लगा। वहां केमिकल फिर कम हो गया था। अभी तक तो रमन मुखर्जी के बताए अनुसार ही काम चल रहा है, पीछे से अली बख्श ने आकर झिरी को देखते हुए बोला। केमिकल की कैनी दो। अली बख्श ने कैनी देवराज चौहान को दी। देवराज चौहान कैनी में मौजूद केमिकल से पुनः झिरी को भरने लगा। 1:28 हो रहे थे। देवराज चौहान ने वक्त देखा और कह उठा, अगर हम रमन मुखर्जी के बताए हिसाब से चलें तो 30-35 मिनट बाद फर्श का ये टुकड़ा नीचे गिर जाना चाहिए। कितनी देर हो गई केमिकल वाला काम करते हुए? करीब 1 घंटा होने वाला है। मुखर्जी ने 1-1.5 घंटा कहा था। मतलब कि हमारे काम का वक्त नजदीक आ गया। ऐसा सोचा जा सकता है। फर्श का इतना बड़ा टुकड़ा नीचे गिरेगा तो शोर से खतरा भी पैदा होगा, अली बख्श ने कहा। तभी दूसरे कमरे से सुनीलकर निकल आया और दूसरे वॉचमैन को देखकर ठिठका, एक और भी है? सुनीलकर की आंखें सिकुड़ी। हाथ लगाओ, इसे भी दूसरे कमरे में ले जाकर बांधना है, अली बख्श बोला। सुनीलकर उलझन भरे ढंग से खड़ा अली बख्श को देखता रहा। क्या हुआ? अली बख्श ने पूछा। इन वॉचमैनों ने हमें देख लिया है, बाद में ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, सुनीलकर बोला। इन बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए, अली बख्श ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ बातें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन ये गलत हुआ। उठा इसे, अली बख्श ने वॉचमैन की टांगे थामते हुए कहा। सुनीलकर ने बेहोश वॉचमैन की बाहें पकड़ी और उसे दूसरे कमरे में ले गए। तभी वहां से जगमोहन कमरे से बाहर आता देवराज चौहान से बोला, केमिकल अभी तक वैसा ही है? कम हुआ था, मैंने और डाल दिया। फिर तो काम ठीक ही चल रहा है, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वक्त पर संभाल लिया वॉचमैनों को, कोई शोर नहीं उठा। उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। अली ने उसे रोका तो जरूर होगा भीतर आने से। जगमोहन ने फर्श पर बनी झिरी के पास पहुंचकर उसे झुककर देखा। कुछ पल देखते रहने के बाद जगमोहन बोला, झिरी अब कुछ चौड़ी भी हो रही है। जाने क्या चीजें मिलाकर केमिकल तैयार किया जाता है, देवराज चौहान ने कहा। यह झिरी को काटते ही नीचे जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। लेंटर और सरियों को काट कर नीचे जाने का रास्ता बना रहा है। मुखर्जी ने सही कहा था कि केमिकल जहां जहां लगेगा उस जगह को काट देगा। कंक्रीट को काटने वाले केमिकल के बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। यह केमिकल सीमेंट के असर को खत्म कर देता होगा, जगमोहन उठते हुए बोला। मैं बाहर निगाह मार के आता हूँ, दोनों वॉचमैनों के गायब होने से बाहर कोई हलचल तो नहीं? इतनी जल्दी मत जाओ, 10-15 मिनट बाद जाना, देवराज चौहान ने कहा। क्या पता वो किसी से कहकर आए हों कि वो किसी चाय देने जा रहे हैं, अली बख्श दूसरे कमरे से इधर आता हुआ बोला। संभव है, जिससे चाय बनवाई है उसे बताया हो, मैं बाहर देख लूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, देवराज चौहान बोला। तुमने कैबिन खोलना है वॉल्ट में। तुम पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। कुछ देर बाद जगमोहन जाएगा, बात बाहर कोई बात हुई तो देख लेगा। तुमने वॉचमैन को भीतर आने से रोका नहीं था, जगमोहन ने अली बख्श से पूछा। रोका भी था, समझाया भी था, पर उसे शक हो गया कि भीतर लकड़ी का काम चल रहा है तो सन्नाटा क्यों ठहरा हुआ है। उसका सोचना भी ठीक था। उन्हें बांधा कैसे, देवराज चौहान ने पूछा। प्लास्टिक की सुतली पड़ी थी, उससे बांधा, जगमोहन बोला। उन पर नजर भी रखते रहो, सुतली इतनी मजबूत नहीं होती कि निश्चिंत रहा जाए। सुनीलकर भी उस कमरे से बाहर आया, चिंता भरे स्वर में बोला। यह बुरा हुआ वॉचमैनों ने हम सबको देख लिया। तुम इस बात को दोबारा क्यों दोहरा रहे हो, अली बख्श ने कहा। मुझे चिंता हो रही है कि वो पुलिस को बता देंगे कि हम कैसे दिखते हैं। मुझे तो चिंता नहीं है, होनी चाहिए, सुनीलकर ने अली बख्श को घूरा। अब कुछ नहीं किया जा सकता, अली बख्श ने हाथ हिलाकर कहा। किया तो बहुत कुछ जा सकता है। क्या, अली बख्श ने सुनीलकर को देखा। सुनीलकर ने होंठ भींच लिए, कहा कुछ नहीं। क्या है तुम्हारे मन में, देवराज चांद की निगाह सुनीलकर पर जा टिकी।
दोनों वॉचमैनों को खत्म कर देना बेहतर होगा कि पुलिस हमारे बारे में कुछ न जान सके, सुनीलकर ने कहा। दोबारा ऐसा मत कहना। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मैं खून खराबा करके अपना काम पूरा नहीं करता। अपने मतलब की खातिर किसी की जान ली जाए, वो भी गलत है। किसी की जान लेने की वजह होनी चाहिए। क्या हमारे पास वजह नहीं है? सुनीलकर बोला। ये वजह नहीं है कि वो पुलिस को हमारे बारे में बता देंगे। मेरी डकैती बहुत साफ और स्पष्ट होती है, कोई खून खराबा नहीं। मैं अपनी प्लानिंग में खून खराबे का रास्ता पहले ही हटा देता हूँ। दौलत जैसे भी इकट्ठी करो, पर खून खराबा करके नहीं। तुमने ऐसा कभी नहीं किया? सुनीलकर ने अजीब स्वर में पूछा। कभी भी नहीं। देवराज चांद ने इंकार में सिर हिलाया। ऐसा कुछ होने की आशंका हो तो मैं काम ही छोड़ देता हूँ। सुनीलकर चुप हो गया। जब हम यहाँ से जाएं, जगमोहन कह उठा, वो दोनों वॉचमैन सही सलामत होने चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। शक मत करो, मैं वही करूंगा जो देवराज चौहान कहेगा, कहकर वो झिरी के पास जा पहुंचा। उसमें पड़े केमिकल को देखने लगा। कुछ हुआ? अली बख्श ने पूछा। झिरी में केमिकल कम होता लग रहा है, सुनीलकर ने कहा। अली बख्श ने पास पहुंचकर देखा, फिर बोला, सही कहा, इसमें और केमिकल डालना होगा। वो कैनी की तरफ बढ़ा। तुम नहीं अली, देवराज चौहान बोला। तुम केमिकल से दूर रहो। तुम्हें अपना काम करना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां केमिकल को छू जाएं और तुम वॉल्ट खोलने के काबिल न रहो। जगमोहन तब तक कैनी थाम चुका था। उसने चारों तरफ से झिरी को केमिकल से भरा और कैनी वापस रख दी। फिर सीधा होता देवराज चांद को देखते हुए कह उठा, फर्श कटकर गिरने के काम में कितनी देर और लगेगी? मुखर्जी के कहे मुताबिक 20 मिनट के बाद यह काम किसी भी वक्त हो सकता है। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजा। शायद बीच में रह गए शब्द बीच में रह गए। देवराज चौहान ने स्क्रीन पर आया नंबर देखा। वह जैम डिमोरा का नंबर था। कहो डिमोरा, देवराज चौहान ने बात की। काम हो गया देवराज चौहान। जैम डिमोरा का सर कानों में पड़ा। लगता है नींद नहीं आ रही। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, मेरे हीरे जवाहरातों का संग्रह तुम्हारी मेहरबानी से मुझे वापस मिलने वाला है, तो ऐसे में मुझे नींद कहाँ से आएगी? विनय बरूटा ने तो मेरे दोस्त बनकर मुझे तगड़ा झटका दिया, हिला दिया मुझे। तुम तो विनय बरूटा को ढूंढ रहे थे। वो बचेगा नहीं। मेरे आदमी तब तक उसे ढूंढते रहेंगे जब तक वो जिंदा है। जैम डिमोरा के सर में गुर्राहट आ गई थी। मैं बेसब्री से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा। काम हो रहा है। अब मुझे फोन मत करना, मेरे फोन का इंतजार करना। वॉल्ट के भीतर पहुंच गए? उधर से जैम डिमोरा ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। चैन नहीं है डिमोरा को, जगमोहन कह उठा। उसका बस चले तो वो वॉल्ट के बाहर आकर बैठ जाए। देवराज चौहान मुस्कुराया। जबकि हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं कि डिमोरा की दौलत वॉल्ट से बाहर निकाल लेने में हम सफल रहेंगे या नहीं। विनय बरूटा चाहता तो हमें वॉल्ट से वो तीनों सूटकेस निकाल कर दे सकता था, जगमोहन ने कहा। उसने ही वॉल्ट में केबिन किराए पर लेकर तूने तीनों सूटकेस रखे हुए हैं, पर वो सीधी तरह सूटकेस हमारे हवाले नहीं कर रहा, जबकि इस वक्त वो जानता है कि हम उसकी रखी दौलत को वॉल्ट से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तुम मेरा यकीन करो कि विनय बरूटा हमारे साथ जरूर कोई चाल चल रहा है, वरना हमें उस दौलत पर हाथ क्यों डालने देगा जो उसके कब्जे में है। जैसा कि उसने कहा था कि अगर ये काम किया तो वो पुलिस या मयंक खोरे को फोन कर देगा कि वॉल्ट में डकैती करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक उसने ऐसी कोई हरकत की नहीं। अंत में बरूटा मान गया था कि वह किसी को खबर नहीं करेगा, देवराज चौहान बोला। पर सोचने की बात तो यह है कि वो माना ही क्यों? हम उसके कब्जे में मौजूद दौलत को हथियाने जा रहे हैं और वो ऐसा करते हमें देख रहा है, कर कुछ नहीं रहा। क्यों? जगमोहन चिंता में दिखा। उसका कहना है कि डिमोरा अपने हीरे जवाहरातों के संग्रह को लेकर भी सोहनलाल को नहीं छोड़ेगा। डिमोरा सोहनलाल को नहीं छोड़ेगा, यह हमारी सिरदर्दी होगी। परंतु विनय बरूटा इस बात में इतनी जल्द दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इस हद तक दिलचस्पी ले रहा है कि वो हमें अपने कब्जे वाली 2000 करोड़ की दौलत लूटने दे रहा है। देवराज चौहान मुस्कुराया, सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, विनय बरूटा के दिमाग में कोई भी खेल चल रहा हो,
इस वक्त हमें अपना काम कर लेना चाहिए। तो तुमने पहली बार माना है कि बरूटा की बातों में कोई चाल है? मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि वो क्या चाल चल रहा है। मैं जैम डिमोरा की हीरे जवाहरातों के संग्रह पर अपना कब्जा जमाना चाहता हूं, जो कि डिमोरा को बहुत प्यारे हैं। ऐसे में डिमोरा को सोहनलाल को आजाद करना होगा। तुम्हारा मतलब है कि विनय बरूटा बेवकूफ है जो अपने कब्जे वाली दौलत को हाथों से जाते देख रहा है? देवराज चौहान जगमोहन को देखता रहा। विनय बरूटा बेवकूफ नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। वो गेम खेलने में माहिर है, तभी तो डिमोरा की दौलत पर हाथ मार सका। बरूटा जो भी गेम खेल रहा है उसमें हमें नुकसान हो सकता है। नहीं हो सकता, देवराज चौहान कह उठा। बरूटा ने ताजी ताजी जैम डिमोरा से दुश्मनी मोल ली है। ऐसे में वो हमसे दुश्मनी लेने के हक में नहीं होगा। वो कितना भी बेहतरीन तैराक हो, नदी के दोनों किनारों से दुश्मनी लेगा तो डूब जाएगा। पर बरूटा चाहता क्या है? पता चल जाएगा। ये रात बीतने के बाद बरूटा का इरादा जरूर स्पष्ट हो जाएगा। तभी सोनेलकर कह उठा, ये विनय बरूटा कौन है? शायद मैं जानता हूं, अली बख्श गंभीर स्वर में बोला। कौन है? ये भी डकैतियां करता है, कभी सफल रहता है तो कभी नहीं रहता, अली बख्श ने बताया। सुनीलकर ने देवराज चौहान से कहा, तुम्हारी बातों का मतलब ये है कि विनय बरूटा जानता है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? टेंशन मत लो, जगमोहन बोला। तुम अपने काम के अलावा किसी और तरफ मत सोचो, जो कि मत सोचो। सुनीलकर का स्वर तेज हुआ। कोई जानता है कि हम यहाँ पर? सुनीलकर अपने शब्द पूरे न कर सका। भूकंप सा हो रहा कमरे में। ऐसा लगा जैसे जोरों से कमरा हिला हो या फर्श कांपा हो। अगले ही पल धड़ाम की आवाज उभरी और फिर जैसे सब कुछ शांत हो गया। सबकी निगाहें उस तरफ जा टिकी जहां फर्श के ढाई 2.5 बाई 3 फीट के टुकड़े की कटिंग करके कटिंग वाली जगह पर केमिकल भरा जा रहा था। अब वहां फर्श का वो टुकड़ा नहीं था। दो पलों के लिए तो चारों हक्के बक्के रह गए। देवराज चौहान तेजी से आगे बढ़ा और फर्श की खुली हुई जगह से नीचे झांका। बाकी सब भी करीब आए और झांकने लगे। फर्श का वो 2.5 बाई 3 फुट का टुकड़ा 10 फीट नीचे कारपेट पर गिरा हुआ था, टूट चुका था। मध्यम से धूल उड़ रही थी। नीचे वॉल्ट का नजारा दिख रहा था। वॉल्ट में जाने का रास्ता बन चुका था। जगमोहन, देवराज चौहान होंठ भींचे कह उठा, अपना बैग खोलो और सामान निकालो। हमें वक्त बर्बाद नहीं करना है। मैं और अली बख्श नीचे वॉल्ट में जाएंगे। जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। अली, तुम अपने औजारों वाला बैग संभालो। 10 मिनट में वॉल्ट के केबिन खोलकर उसमें रखे तीनों सूटकेसों के साथ हमें वापस यहाँ आना है। जगमोहन, तुम सोनेलकर के साथ मिलकर प्लास्टिक की डोरी वाला झूला नीचे लटकाओगे। हम उसमें सूटकेस रखेंगे तो तुम दोनों उसे ऊपर खींच लेना। इस प्रकार तीनों सूटकेस एक एक करके ऊपर आ जाएंगे। जल्दी करो। जगमोहन तेजी से अपने बैग की तरफ लपक चुका था। अली बख्श ने अपना छोटा सा बैग पीठ पर लाद लिया था। डोरी वाला झूला नीचे लटकाओ, देवराज चौहान ने कहा। उसे पकड़कर मैं और अली नीचे जाएंगे। जगमोहन फौरन झूला ले आया, जो कि रेशम की डोरियों से बना हुआ था और दोनों किनारों पर प्लास्टिक की लंबी डोरियां बंधी थी। झूला 8 फीट लंबा था और प्लास्टिक की डोरियों से उसकी लंबाई और बढ़ गई थी। कोई है? तभी दूसरे कमरे से राकेश लाल की आवाज उभरी। हमें बचाओ, हम बंधे हुए हैं। चारों ठिठक गए, एक दूसरे को देखा। हरामजादे को होश आ गया, सुनीलकर गुर्राया। मैं देखता हूं उसे। वो पलटने को हुआ। ठहरो, देवराज चौहान बोला। सुनीलकर ने ठिठक कर देवराज चौहान को देखा। तुम उसके पास नहीं जाओगे, मैं देखता हूं उसे। मैं उसकी जान नहीं लूंगा, सुनीलकर बोला। मैं उसे बेहोश कर तुम उन दोनों के पास नहीं जाओगे, कहकर देवराज चौहान दूसरे कमरे में चला गया। अली बख्श क्या उठा। फर्श कितने बढ़िया ढंग से कटा है, मैंने ऐसा होते पहली बार देखा है। नीचे जल्दी काम निपटाना, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। कोई खास दिक्कत नहीं आई तो काम 10 मिनट में निबट जाएगा, अली बख्श बोला। 2 मिनट में देवराज चौहान वापस कमरे में आता कह उठा, चलो काम शुरू करो। जगमोहन झूला नीचे लटकाने लगा कि तभी बाहर से दरवाजा थपथपाया गया। दरवाजा ऐसे मौके पर थपथपाया जैसे उन्हें लगा कि उनके मस्तिष्क पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। मौत का सा सन्नाटा उभर आया। चारों की निगाह मिली। कई पलों तक वो यूं ही के यूं ही एक ठिठके रहे।
कौन आ गया? सुनीलकर के चेहरे पर से कई रंग आकर निकल गए। एकाएक खतरनाक दिखने लगा था वो। अली बख्श फैली आंखों से दरवाजे को देख रहा था। जगमोहन हक्का बक्का था कि ऐन वक्त पर कौन आ गया। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता सिमटी हुई थी। दरवाजा पुनः थपथपाया गया। किसी ने धड़ाम की आवाज सुन ली। अली बख्श फुसफुसाया, तब कोई आसपास ही बाहर होगा। पर आवाज तो वॉल्ट में उभरी है। जगमोहन बोला, इस कमरे में तो नहीं आई। आने वाला जो कोई भी है हमारा काम खराब कर देगा। सनेलकर ने देवराज चौहान को देखा। शांत रहो, मैं देखता हूं। देवराज चौहान ने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी ने वॉचमैन के पुकारने की आवाज तो बाहर सुन नहीं ली। अली बख्श के उठा। उसकी आवाज इतनी ऊंची नहीं थी। जगमोहन धीमे स्वर में बोला, चुप रहो। देवराज चौहान दरवाजे के पास पहुंच चुका था। उसने सिटकनी हटाई, थोड़ा सा दरवाजा खोला। सामने डंडा थामे काली वर्दी में एक वॉचमैन खड़ा था। राकेश लाल कहाँ है? उसने देवराज चौहान को देखते कहा। वो चाय लेकर यहां आया था। भीतर है क्या? वो तो तभी के तभी चला गया था। देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। तभी? परंतु वो आया तो नहीं। मैंने उसकी और मनोहर की चाय चाय बना रखी थी। दोनों एक साथ गए। आकर उन्होंने चाय पीनी थी। मैं इंतजार कर रहा था। वो फोटो स्टेट वाली इसी ऑफिस में चाय देने को कहकर आया था। तुम्हारा नाम सुनील है? हाँ, मनोहर भी आया था साथ। चाय देकर वो दोनों चले गए थे। देवराज चौहान ने कहा। कमाल है, मेरे पास पहुंचे नहीं और उनकी चाय भी ठंडी हो गई। कहाँ चले गए वो? तुम कहाँ पर ड्यूटी देते हो? ऊपर की मंजिल पर। राकेश कहने लगा कि मेरा खास दोस्त है। उसे चाय जरूर देनी है। वो जानता है कि मैं रात को चाय पीने का जुगाड़ रखता हूँ, लेकिन वो चला कहाँ गया? कहो तो मैं तुम्हारे साथ उनकी तलाश करूं? देवराज चांद ने सामान्य स्वर में कहा। तलाश क्या करनी है, मिल जाएगा, यहीं के होंगे वो। पर चाय पीने क्यों नहीं आए? पर चाय पीने क्यों नहीं आए? वॉचमैन उलझन में दिखा। राकेश इधर आया तो मैं उसे कह दूंगा कि तुम उसे पूछ रहे थे। देवराज चांद मुस्कुरा कर बोला। तब तक तो वो मुझे मिल ही जाएगा। वॉचमैन ने सिर हिलाकर कहा और पलटकर राहदारी में आगे बढ़ गया। देवराज चांद कुछ पल उसे जाता देखता रहा, फिर पीछे हटकर दरवाजा बंद किया। कौन था? जगमोहन ने पूछा। ऊपर की मंजिल का वॉचमैन अपने साथी वॉचमैन को ढूंढ रहा था। देवराज चांद ने कहा। ये तो खामखा का मसला खड़ा हो गया। अली बख्श बोला। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देवराज चांद ने कहा। हमने कुछ ही देर में अपना काम करके निकल जाना है। आओ शुरू करें। जगमोहन, झूला नीचे लटकाओ। तुम और सुनील कर झूले का किनारा थामोगे। मैं और अली बारी बारी लटक कर नीचे वॉल्ट में जाएंगे। अगला दृश्य। दोस्तों, अगले दृश्य से कहानी हम दूसरे भाग में सुनेंगे। कहानी काफी सेंसेशनल है ना? तो अब हम देखते हैं आप लोगों के कमेंट्स। मैं जानता हूं आप लोगों ने काफी इंतजार किया होगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि आप लोगों को बहुत इंतजार करवाया मैंने, है ना? लेकिन मैं क्या करता। दिक्कत यह है दोस्तों कि मेरा जो लैपटॉप है ना वो हो गया है खराब। वो सेकंड हैंड लैपटॉप था, वो हो गया है खराब। और तो यहाँ मतलब एक मेरा दोस्त है, उसके पास भी है, और वही बनाता है ये जो थंबनेल्स वगैरह है। वो थोड़ा एक्सपर्ट है कंप्यूटर का। तो मैंने उससे कहा था, तो उसी ने ये जो मेरे मोबाइल से निकाल कर ना, ये जो सुनील वाली कहानी है जो आप लोगों ने देखा होगा इतने सारे, तो मैं जब, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कुछ पढ़ना ही है तो मैं उसे बोल कर क्यों ना पढूं। तो उसी चक्कर में अब जो भी मैं बोल कर पढ़ता हूँ वो रिकॉर्ड हो जाता है, यूं समझ लीजिए आप लोग, ठीक है?
तो अब देखते हैं आपके कमेंट्स। ये मेरा दूसरा फ़ोन है जिसके अंदर आपके कमेंट्स दिखेंगे मुझके अंदर, और मैं अब लिखने नहीं वाला हूँ। मैं केवल आप लोगों के उत्तर मौखिक रूप से दूँगा, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं और बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी रहा होगा। देखता हूँ कितने लोगों ने कहा कि कहाँ गया उसका भाग। तो शुरू करते हैं। वैसे इस शुरू करने से पहले इस कहानी में ना, ये देखो, मुझे 2 बातें याद आ गई थी दरअसल। एक तो वो जो वैक्यूम कप्स होते हैं ना, या हाइड्रोलिक कप होते हैं वैक्यूम वाले, उसे लगाकर, चेन ब्लॉक लगाकर इस टुकड़े को नीचे नहीं गिरने दिया जा सकता था। पर कहानी बनानी थी उन्होंने, तो मैं इसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ लगा रहा हूँ। और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये वाक़ई मुझे पहले याद नहीं आया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर आप में से किसी आदमी ने अ, ब्रेकिंग बैड देखा है? एक सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, ठीक है? तो उसके अंदर, ब्रेकिंग बैड में, मतलब उसकी जो भी कोई कहानी है, उसका जो हीरो है, वो किसी गुंडे को मार देता है, और मार भी वो अपने घर में ही देता है। और वो केमिस्ट्री का टीचर है, प्रोफ़ेसर है। तो वो अ, उसका एक स्टूडेंट होता है, फ़ेथफुल सा। वो अपने स्टूडेंट को कहता है कि भैया एक प्लास्टिक का ड्रम लाना और ये वाला सॉल्यूशन ले आना, और ये सॉल्यूशन डालकर इसकी डेड बॉडी डाल देना, और उसके बाद उसे ड्रेन में बहा देंगे हम, टॉयलेट में। तो वो उसका स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा अक्लमंद बनता है। वो कहता है ड्रम में काहे को डालनी है, वो जो बाथरूम का जो वो होता है ना, वो वो टब सा होता है जो, जिसमें लोग अक्सर लेट कर नहाते हैं, उसमें डालकर और डेड बॉडी रखते जाता है, और डेड बॉडी के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद सारी की सारी छत जो है वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो सॉल्यूशन उसमें से, उसके बीच में से निकल जाता है। तो वो कहता है कि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते, निकम्मे आदमी। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कहता है उसको वो। वैसे मुझे नहीं लगता कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो अब मुझे याद आ गया इस बात को, ये जो ये कर रहे थे इसको देखकर। तो ख़ैर, आगे बढ़ते हैं हम। अपने कमेंट्स काफ़ी पुराने हैं। तो प्रवेश कुमार जी कह रहे हैं, डकैती का जादूगर पार्ट 10 को सुपर नॉवल। धन्यवाद प्रवेश कुमार जी। गौरव कुमार कहते हैं गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं विक्रम भाई सत श्री अकाल, दिलचस्प कहानी है, मजा आ रहा है। धन्यवाद। अब तो आपने पूरी कहानी सुन ली होगी अमर जी। आपने 10वें भाग पर कमेंट किया ये, तो उसके बाद 11 भी आ गया था। सबीर भाई कह रहे हैं विक्रम भाई आप गुरुजी की कोई कतार से निकाल ही दीजिए वो कतार। अच्छा, आप गुरुजी को कतार से निकाल दीजिए, वो कतार में ही नहीं, आपका काम काबिले तारीफ है। अच्छा, आप गुरुजी को कतार से निकाल दीजिए, वो कतार में ही नहीं है, आपका काम काबिले तारीफ है। अच्छा, आप वो गूगल गुरु को कह रहे हैं? वो मैं इसलिए कह रहा था कि मतलब जिनके जो भी वहाँ पर हैं वो सुनने लायक है। वैसे तो बहुत ढूँढना पड़ता है, और बड़ा मतलब मन हिचकिचा जाता है, एक सुना दूसरा है नहीं, तीसरा सुना, इस तरह से। तो पर ख़ैर जो भी है, सबकी अपनी-अपनी इच्छा है, मैंने कहा ना। तो चलो, अगला फिर कमेंट आया है शब्बीर भाई का। विक्रम भाई मैं गुजरात से हूँ। अरे गुजराती भाई हूँ शब्बीर भाई। गुजरात के लोग बहुत पूरे भारत में छाए हुए हैं। गुजरात में कहानी को वार्ता कहते हैं विक्रम भाई। कभी सूरत आना हो तो आइए, मिलते हैं भाई। अवश्य भाई, कभी नियति ने कभी मौका पड़ा किस्मत में तो ज़रूर सूरत आएँगे, तो मिलेंगे आपसे, अवश्य।
अच्छा, कहानी को वार्ता कहते हैं, फिर तो कहानी और वार्ता हिंदी गुजराती भाई भाई। चलिए, एक और कमेंट है आपका, संगीन डकैती भी अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। ठीक है भाई, ऐड कर लेते हैं संगीन डकैती। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, कहाँ गई वो लिस्ट जिसमें संगीन डकैती है पहले से? नहीं है। अच्छा, सरकारी शैतान है संगीन डकैती। ठीक है शबीर भाई, ऐड कर दिया इसे। अजय राजपूत जी कह रहे हैं कीप इट अप, थैंक यू, आई ऑलवेज विल। सुशील त्यागी जी कह रहे हैं धन्यवाद भाई जी मनोरंजन करवाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील त्यागी जी, हरिद्वार से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ आज इसलिए, क्योंकि नहीं तो फिर आधे घंटे का हो जाएगा। यहाँ काफ़ी सारे कमेंट दिख रहे हैं मुझे, पर आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई कह रहे हैं विक्रम भाई अगला नॉवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे संडे को अपलोड करना। दिनेश भाई, बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि मैं जिसे सोच रहा था कि वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे इसका टाइटल लिखा हुआ है, अंदर खोल के देखते हैं वो बली है मोना चौधरी का। अब क्या उसी को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं? नहीं। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं से मिला तो अवश्य अपलोड करूंगा, आपने इतनी बारी कह दिया है तो अवश्य। लेकिन मेरे पास है नहीं वही सब, मैं प्रयासरत हूँ उसकी। वो कहीं से मिलते भी नहीं है ना अब ये नॉवेल्स, समझो बात को। तो मैं देखूंगा यहाँ पर मिलती हैं पुरानी किताबें, संडे को फिर चक्कर मारूंगा एक बार। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं आगे का पार्ट का हिंट मिल गया। अच्छा, आगे के पार्ट का हिंट मिल गया, ओके। तो ये डकैती का जादूगर 10वां, अब तो 11वां भी हो गया। चलिए, दिनेश भाई कह रहे हैं सूरमा 2 चैनलों पर उपलब्ध अपलोड है। दिनेश भाई 2 चैनलों पर है, लेकिन क्या वो इसी क्वालिटी में है? यानी दो कौन से चैनलों पर है? एक वो एआई वाले पर है तो बात नहीं बनेगी, ये बहुत लोगों ने कहा है इसलिए। ठीक है, यदि वो अच्छा है तो उसका लिंक दे दीजिए, हम सुनकर उसकी गुणवत्ता जांच लेते हैं, फिर देखते हैं। अमर सिद्धू भाई का एक और कमेंट है, विक्रम भाई शुक्रिया, इंतजार खत्म करा दिया। अच्छा, 11वें भाग के लिए बड़ी खुशी हुई अमर जी आपकी खुशी देखकर। सुशील त्यागी का अगला कमेंट है, धन्यवाद भाई जी आपने इंतजार खत्म करा दिया, आपका कारोबार ईश्वर हमेशा अच्छा चला है, यही दुआ है मेरी ईश्वर से। धन्यवाद भाई जी, सुशील त्यागी जी हरिद्वार वाले, आपका कारोबार भी भगवान अच्छा चलाए, सबका कारोबार अच्छा चलाए। अवतार जी कह रहे हैं देवराज चाह ने आखिरकार डकैती का प्लान बना ही लिया, कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, प्लान बन गया और प्लान पर अब एक्शन भी होने लगा है। एक और कमेंट है अवतार भाई का, विक्रम भाई मोना चौधरी सीरीज का भी कोई नॉवल शुरू कर दीजिए, आपका बहुत आभार। ऐसा क्या है मोना चौधरी में? मुझे तो कोई खास नहीं लगा। खैर, अभी ये एक भाई खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के पीछे पड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता तो मैंने 2-4 लाइनें पढ़ के देखना था। मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। खैर देखते हैं, वाकई अगर धांसू हुआ तो जरूर। अ, शैलेश भाई कह रहे हैं आपको सलाम विक्रम भाई, क्या सुखद आश्चर्य, कहानी का अंतिम भाग अपलोड करने के लिए एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग। अच्छा, अब घर्षक जैल, हाँ, उस टेक्निक को एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग कहते हैं, यस। इसका नाम रासायनिक इंजीनियर द्वारा कहानी का अंतिम भाग ये है, जॉन डिमोरा को नुकसान उठाना पड़ेगा, या पांचा हो जाएगा जॉन डिमोरा का, साथ में मैगी का भी हांगकांग में। अच्छा, आपने हमें इस कहानी का अगला हिस्सा पहले ही बता दिया है। चलो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, अपना भाई इसी काम का स्पेशलिस्ट है, आ रहा है। अभी वो तोड़ के फर्श का टुकड़ा नीचे फेंक दिया उन्होंने। अवतार जी का एक और कमेंट है, विक्रम भाई मैं आपका पड़ोसी पंचकूला से। अच्छा जी, अवतार भाई पंचकूला से हो, कहानी बहुत अच्छी थी, उम्मीद है आप आगे भी हमारा मनोरंजन करते रहेंगे। धन्यवाद 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 अवतार जी, अच्छा लगा जान के आप पंचकूला के हैं। विक्रम भाई आपने मेरे कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, मैं पहले ही महल नॉवल की कहानी की मांग कर चुका था। नहीं नहीं प्रभु, ये ध्यान नहीं दिया, आपके वर्ड चॉइस गलत है। ध्यान दिया,
ध्यान दिया तो हमने डिस्कस किया ना, महल नाम की कहानी नहीं है। और मैं अकेला नहीं था, काफी लोगों ने, 2-3 लोगों ने कहा कि हाँ महल वो किन्हीं चंद्र प्रकाश पांडे जी की कहानी है। वो तो हमें अचानक दिख गया उस कहानी के अंत में। हाँ, तो आपकी बात सही है कि आपने जरूर कहीं ना कहीं महल देखा है अनिल मोहन जी का। अगर आपके पास है तो मुझे भेज दीजिए, और नहीं तो मैं ढूंढता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास है ये, मेरे मेरे पास एक लिस्ट है कोई 15-16 किताबों की जो मेरे पास नहीं है अनिल मोहन जी की। तो मैं उनको ढूंढ कर अपने कलेक्शन में ऐड कर रहा हूँ। आ गई तो डेफिनेटली सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। उमेश पूरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई यदि हो सके तो अनिल मोहन जी का लिखा हुआ नॉवेल दरिंदा एक चैनल पर अपलोड है जो कि 7-8 महीने से है, लेकिन उन्होंने दरिंदा के बाद उपन्यास अभी तक अपलोड नहीं किया। आप अपलोड कर दें, मेहरबानी होगी। भाई जी, दरिंदा अगर ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैं काहे को अपलोड करूं उसे दोबारा से। आधा अपलोडेड है क्या? वैसे मैंने पढ़ा नहीं है इसलिए। या तो बताइएगा, आधा है तो फिर हम उसको ऐड कर लेंगे अपनी लिस्ट में। विजय जी का कमेंट आया है, देवराज चौहान। विजय जी लिख रहे हैं, देवराज चौहान हुसैन अलग अलग बंगले में इसलिए रखता है हुसैन। देवराज चौहान हुसैन, अच्छा, देवराज चौहान उसे अलग अलग बंगले में इसलिए रखता है ताकि कोई खतरा ना आए। समझ गया मैं। नगीना को ना, हाँ। बाकी सब्जी का झोला उठाने का उसका कोई इरादा नहीं है। सोहनलाल का मामला अलग है, लेकिन देवराज चौहान की जो है वो शरीफ है। हाँ हाँ, शरीफ तो सोहनलाल भी है। और सब्जी का झोला तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे सामान्य व्यक्ति, लेकिन हीरो तो फिर हीरो है अपना, वो सब्जी का झोला क्यों उठाएगा। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। उपन्यास बहुत बढ़िया है, आपने अपने बारे में बताया, इसके लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय लाल जी। दिनेश भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई की शादी बिल्ली खंबा नोचे उलून। अरे, फिर से आपका कमेंट आ गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने कहा है, आपने फिर कमेंट कर दिया। मैंने आपको जैसे बताया कि कोशिश मेरी जारी है। टेक्स सॉल्यूशन कह रहे हैं, हेलो विक्रम सर, मुझे तो लगा था कि आज कहानी है जो खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो गया होगा। ये कमेंट करने के बाद आपको एक सुखद आश्चर्य मिला होगा, पक्का। आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं, विक्रम जी सॉरी फॉर not adding any comments lately. I have macular edema in my eyes retina. I'm kind of partially blind and getting eye injections in both eyes and every 2 weeks. So time to time, it's very hard to read and write for me. This novel was a kind of disappointment with the missing pages and absence of action. We'll wait for the next part. Thank you very much for your continuous labor and dedication. God bless you and your loved ones. Thank you for this wonderful appreciation, Acharya Mishra ji. The only missing link is missing pages. इसमें तो कोई मिसिंग पेज था नहीं। तो एनी विच वेज, आपको लगा तो क्या कह सकते हैं, डकैती का जादूगर में तो कोई भी पेज मिसिंग नहीं था। एक आधा भले एडिशनल जरूर हो, मिसिंग कोई नहीं था। पर चलिए, कोई बात नहीं। अम, मैं समझ सकता हूँ, विजय जी भी हैं हमारे जो कंप्लीटली देख नहीं सकते हैं। तो ये सब भगवान की इच्छा के ऊपर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप अमेरिका में हैं, है ना? हाँ, तो खैर, अपना ख्याल रखिएगा, और आपके भाई की जितनी हिम्मत हुई उतनी करता जाएगा, और आप लोगों के लिए कहानियां पढ़ता जाएगा। आप लोगों के लिए क्यों, अपने लिए पढ़ता जाऊंगा, और ऊंची आवाज में पढ़ूंगा ताकि आप लोग भी सुन लें। और इस सेटअप को प्रयोग करते हुए, तो मतलब जैसे ये अभी मोबाइल मोबाइल में रिकॉर्ड होती जाएगी, तो इसको मैं यूएसबी से उधर भेज दूंगा दूसरे दोस्त के पास। और उसी ने किया है कल, जो आप लोगों को लग रहा था ना कि बारी बारी आ रही होंगी, आपको लगा होगा कि अरे एक के बाद एक आ रही है, नहीं, वो उसी ने, वो कहता है कि इसको शेड्यूल किया जा सकता है, तो वो शेड्यूल कर देता है, एक बारी में चढ़ा के रख दो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आती रहती है। चलिए, अगला कमेंट है टेक्स सॉल्यूशन जी का।
सर एक बात और, आपको जब भी टाइम मिले एक उपन्यास है जो जरूर लाना, देवराज चंद्र, माइका लाल नाम से है, जो गुरु का गुरु, उसके लास्ट में इसका जिक्र दिया गया है, माइका लाल, MKL, IMKL, माइका लाल, देवराज चौहान, DC। मुझे मुझे लगता है मुझे ना लिस्ट बना लेनी चाहिए। हाँ है ना माइका लाल, यस। माइका लाल तो पूरी की पूरी उसमें है। हम्म, ठीक है। मैं इसके पीछे क्या है वो तो मैं अभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने अभी चेक कर लिया है, तो है ये पूरी लिस्ट में। तो ये अब तो मैं लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ और इसे कर लेंगे आगे। घूमना फिरना जी कह रहे हैं मजा आ गया। सूरमा हमने पढ़ लिया है भाई, ठीक है। कॉमिक्स लाइफ पर बहुत नावल हैं देवराज चांद के, हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत सारे मेरे ख्याल से 30-40 नावल अपलोड कर रखे हैं उन्होंने। धन्यवाद घूमना फिरना भाई जी आपके लगातार 3 कमेंट्स के लिए। विजय जी का एक और कमेंट आया, उपन्यास पूरा हो गया लेकिन डकैती फिर नहीं हुई। हाँ गांव बस गया लेकिन लुटेरे नहीं आए। कहानी किसी सिरे भी लगती तो थोड़ी सी, कहानी को सिरे नहीं लगी, कोई मोड़ नहीं आया, लेकिन अब हांगकांग में डकैती नामक उपन्यास का इंतजार करना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि आगे क्या हुआ, कैसे हालात बने, और महल उपन्यास भी ढूंढेगा फिर अगर जिक्र करे तो। हाँ महल भी ढूंढेंगे, ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई नहीं विजय जी, जैसे जैसे मिलती जाएंगी कहानियां, अभी तो है हमारे पास कम से कम 30 कहानियां हमारे पास नहीं है, फिक्र मत करिए। बस बिजली और इंटरनेट का साथ रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अगला कमेंट टेक सॉल्यूशन जी का है, बहुत ही शुक्रिया सर जी, आपने हमारा जो इंतजार है खत्म किया। अच्छा हाँ, अभी आपने लिखा था ना कि अगली कहानी का इंतजार रहेगा, तो मैंने कहा था, तो आपने फिर कर दिया, ठीक है। अमित भारती जी कह रहे हैं, मैनी मैनी थैंक्स सर एंड थैंक यू फॉर द अपलोड, थैंक यू फॉर योर कमेंट अमित जी। कृष्णा बहन का कमेंट आया है, इनफैक्ट 2-3 कमेंट है कृष्णा बहन के। कहानी बढ़िया जा रही, आखिर देवराज चांद ने रास्ता निकाल ही लिया, लेकिन विनय बरूटा डकैती असफल असफल बनाने के लिए सामने आ गया है। देखते हैं हमारा भाई देवराज चांद क्या करता है और कैसे करता है। हाँ लग गया है भाई अपना, फिक्र मत करिए, खड्डा खोद दिया उन्होंने, बस अब नीचे उतरने ही वाले हैं। विक्रम भाई, पुणे में भीमा शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर भी है, मैं दर्शन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अम, ये मुझे नहीं पता था, ये अच्छी जानकारी है। अच्छा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पुणे में है, ओके, ये सही जानकारी है। वैसे एक ना आपने ये जिक्र कर दिया है, तो मैं अपनी जानकारी से, जानकारी क्या मैं वैसे ही बताता हूँ। अक्सर लोग बाग ना ऐसे कह देते हैं कि अरे भारत तो कभी एक नहीं था। ये जो, यदि एक नक्शे के ऊपर जो ये ज्योतिर्लिंग और वो जो 51 तीर्थ स्थान है, उनको अगर हम पुटअप कर देना, तो आपको ठीक से पता चल जाएगा, क्योंकि पुरातन काल में लोग बाग तीर्थ करके आते थे। तो अगर आप कहाँ वो हिंगलाज माता का मंदिर है वहां जाते हो, कहाँ वो अफगानिस्तान में आगे तक जाते हो, कहाँ ये बर्मा से आगे तक जाते हैं लोग, तो पूरा भारत का नक्शा बन जाता है। भले ही वो छोटे छोटे राजाओं के पास था, लेकिन वो सिर्फ पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तहत था। भारत की सभ्यता के हिसाब से भारत एक बहुत बड़ा राज्य, राजा मतलब देश था, देश नहीं राष्ट्र था कह लो। बहुत अच्छी जानकारी दी कृष्णा बहन आपने, धन्यवाद। एक और कमेंट है कृष्णा बहन का, भाई चलते चलते कहानी एकदम से रुक गई है, ये तो आधी, हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने, मुझे भी लगा था, तभी तो मैंने फटाफट जो बचा हुआ था वो भी पढ़ा कि यार क्या हो क्या रहा है। पन्ने कम रह गए और कहानी कहीं सिरे लगी नहीं। विजय जी ने भी यही कहा, बहुत सारे दोस्तों ने यही कहा कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं उस वक्त एकदम से अगली कहानी शुरू कर नहीं पाया, तो इसके लिए मुझे खेद है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। पर आपके कमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये हमारे लखनऊ वाले बाबा जी कह रहे हैं, जय महादेव विक्रम भाई, इसलिए वापस आए हैं कमेंट पर
कि जुगल किशोर का कोई नया नावल लाओ तो आप कुछ मजा आए, अनिल मोहन जुगल किशोर सीरीज। हाँ, जुगल किशोर के भी नॉवेल्स तो हैं। जुगल किशोर के कौन कौन से नॉवल हैं, मैं एक मिनट अभी बताता हूँ आपको। जुगल किशोर की कहाँ गई वो तस्वीर, मतलब एक लिस्ट की तस्वीर सी है मेरे पास, मेरे को खोलने दो, मैं आपको दिखाता हूँ कि जुगल किशोर का कौन कौन सा वो है। जुगल किशोर की सीरीज की, जुगल किशोर के तो 3 ही हैं, 30 मार खा, 10 नंबरी और दहशत का दौर। पर खैर कोई नहीं, लिस्ट में लगा लेंगे हम इन्हें, जब देवराज चौहान की सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम जुगल किशोर ऐड कर लेंगे। फिक्र मत कीजिए बाबा जी आप। जय महादेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्बीर भाई का मैसेज आया एक और। विक्रम भाई, आपने, आपकी मेहनत को सलाम। धन्यवाद भाई, सबकी मेहनत को सलाम, शब्द मेहनत को सलाम। आपने जो पत्रावली की सेवा शुरू की है वो रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी लगती है भाई। लगता है जैसे हम आपको चिट्ठी लिखते हैं और आप हमारे खतों का जवाब दे रहे हैं। वाह क्या बात है, दिल खुश कर दिया शब्बीर भाई आपने। मतलब मैं चौड़ा हो रहा हूँ खामखा ना, नहीं नहीं, भाइयों के सर पे चौड़ा हो रहा हूँ, खुशी हो रही है मुझे। आप हमारे खतों के जवाब दे रहे हो भाई, ये एहसास बहुत ही खुशी देता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी देता है ये। और इस तरह के शब्द जब आप लिखते हैं तो जैसे किसी अपने को खत लिख रहे हों और जवाब आने का इंतज़ार हो। मालिक आपको खूब तरक्की दे, मालिक आपको भी खूब तरक्की दे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना भाई साहब। जी ज़रूर, आप लोग भी अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा भाई के साथ। मैं आज ही वॉइस वाली सुरेंद्र मोहन पाठक जी की एक नावल सुनी, विश्वास की हत्या सुनी, बहुत ही थ्रिलिंग और ज़बरदस्त ग्रिपिंग वाली कहानी है। मैंने आज ही एआई वॉइस वाली, अच्छा वाली कहानी है भाई। जो लोग सुरेंद्र मोहन पाठक जी को बोरिंग बताते हैं उनको भी पसंद आएगी। नहीं, कौन बताता है सुरेंद्र मोहन पाठक जी को बोरिंग? ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरेंद्र मोहन, दिक्कत क्या है कि फर्क क्या है मुझे जो लगता है, एक, सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने अनिल मोहन जी से करीब 20 साल पहले लिखा है, तो आप खुद सोचिए कि 60 और 70 के दशक में, यानी मेरे पैदा होने से पहले, ठीक है, तो उस वक्त के दौर के हिसाब से वो कहानियां लिखी हैं जो कि बहुत ऐसे लगता है कि बड़ी स्लो सी है, जो मैं समझ सकता हूँ कि क्यों किसी को पसंद नहीं आती होगी। बोरिंग नहीं कहा जा सकता, उनके पास भी अपना एक लिखने का स्टाइल है। वो भी कहानियों को बहुत घुमा फिरा कर जोड़ते हैं एक दूसरे के। यानी आप विशेषकर वो जो सुधीर वाले हैं उनमें तो काफी अच्छे पेच होते हैं। यानी आपको कई कहानियों में मैंने देखा है कि शुरू में ही इंगित हो जाएगा कि ये है असली दोषी आदमी, लेकिन उसको लेकर घूमते फिरते रहेंगे कि इधर से उधर से, इधर से उधर आकर बाद में पता चलेगा नहीं भाई वो तो क्लू पीछे छूट गया। तो खैर, पर उनका एक अपना स्टाइल था, क्योंकि वो पुराने लिखने वाले हैं। ऐसे जैसे जैसे वो फेलुदा सीरीज है, इब्ने शफी हैं, ये सब पुराने राइटर हैं, तो उस दौर के समय के हिसाब से जो वृत्तांत हैं वो हमें थोड़े से स्लो लगते हैं, जो मुझे लगता है कि कारण हो सकता है। एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो विश्वास की हत्या, मैंने शायद ये पढ़ा है, ये सुना है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ। सुरेंद्र मोहन पाठक जी की भी काफी कहानियां हैं, देख लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट का, आपने कसम से मुझे झाड़ पर चढ़ा दिया। पर नहीं, मैं, आपके ये प्रशंसा मुझे और मेहनत से आप लोगों के साथ जुड़ने को प्रेरित करेगी। धन्यवाद। अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं वेरी फास्ट। अच्छा, लास्ट वाला 7वां जब पहुंचा तब उन्होंने लिखा है अंगूठे का निशान, वेरी फास्ट।
ये सुरेंद्र मोहन पाठक जी की कहानी का नाम तो है धब्बा, लेकिन माँ ने जानबूझ के उसका नया नाम दिया है अंगूठे का निशान। क्यों कहा है वो आप समझ सकते हैं कहानी पढ़कर। ऐसे ही वो ब्लो अप थी जिसे मैंने क्या नाम दिया था मैंने उसे यार, एक मिनट मुझे देखने में, मैं भूल गया हूँ। दोहरी चाल, हाँ। तो खैर, शैलेश भाई का कमेंट एक और आया है। आज बुधवार है, आपको हांगकांग में डकैती अपलोड करना था, लेकिन आपने अंगूठे का निशान अपलोड किया। हांगकांग में डकैती कब आ रहा है? आ गया भाई, आ गया। शांत गदाधारी भीम शांत आ रहा है, आ गया, पहुंच गया आपके पास। चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। दिनेश भाई का फिर वही कमेंट है, विक्रम भाई किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिनेश भाई वर्क इन प्रोग्रेस। शबीर भाई का एक और कमेंट है, क्या बात है विक्रम भाई, रात सोए नहीं क्या? थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान दिया करो, आपकी मेहनत और प्यार को सलाम है, अपना ख्याल रखना भाई साहब। अवश्य शबीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, इतना भी आपने बहुत ज्यादा सोच लिया मेरे बारे में, नहीं। मैंने आपको बताया ना, देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है एक 150 रुपये का माइक, जो कि सिर्फ माइक है, ठीक है। वो भी पता नहीं कब कहाँ कैसे लिया गया था, किसी चक्कर में। अभी हुआ क्या कि जब मैंने ये करना शुरू किया, तो अब मैंने मान लो किताब रख ली है, अब या तो मैं इसे पकड़ के रखूँ उसको, तो मैं इसको लगाता हूँ मोबाइल में, और वो लगा लेता हूँ अपने कॉलर पे, और फिर कहानी पढ़ता हूँ। बस ये है कि कहानी थोड़ी सी जोर से पढ़ता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं ज़्यादा गहराई में मतलब घुस जाता हूँ कहानी में, जब मेरे दिमाग से कई बार उतर जाता है कि भाई मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ने लग जाता हूँ, और आवाज़ भी मेरी कम हो जाती होगी। हालांकि अब मैंने अपने आप को यानी मेरी चेतना में ये रहता है अब कि नहीं नहीं, मुझे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, इसलिए। तो बस वैसे ही। तो अब होता क्या है कि मान लो 1 घंटे की, आधे घंटे की, जितनी भी देर की रिकॉर्ड की, खास तौर पे ये जो सुनील वाली कहानी है, वो वाली तो मैं बिल्कुल ही अब चेतन में रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं वो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि बस उसकी फाइल बन जाए, और फिर मैं फाइल वो लड़के को दे देता हूँ। मैंने आपको बताया, जो मेरा मित्र है, और वो उनको इकट्ठा कर देता है। तो उसके पास एक तो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डालकर वो दो फाइलें इकट्ठी कर देता है, और फिर उसके ऊपर वो ये लगा देता है फोटो, थंबनेल। और उसी ने लगा दिया। तो उसने मुझे कहा कि, मैंने उसको कहा कि यार ये ऐसे चढ़ाते रहना। कहा ठीक है जी, चढ़ जाएंगे। तो उस बाद में मुझे पता चला कि वो तो शेड्यूल कर दिया उसने, कि उसके पीछे आप टाइम लगा दो कि भाई इतने बजे आना, तो वो इतने बजे ही आएगा, ऐसे। तो हाँ, मेहनत तो करूँगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रात को सोऊं ना इसीलिए वो बैक टू बैक आ रहे थे। पर खैर, धन्यवाद, आपने मेरी चिंता की, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी का कमेंट आया है, देवराज चौहान सीरीज का उपन्यास कब आएगा? आज तो अंगूठे का निशान लगा दिया, जैसे उपन्यास का इंतजार था वो नहीं आया, जबकि एक एपिसोड तो उपन्यास का आना ही चाहिए था। दूसरा, अगर आपने अपलोड भी किया है तो मैं समझ गया विजय जी, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मुझे पता था कि इतना इंतजार हो रहा होगा, और आप अपने मान से, अपने आप अधिकार से कह रहे हैं। धन्यवाद। कोई नहीं, कभी कभी हो जाती है थोड़ा बहुत लेट। हम्म, शबीर भाई ने एक और कमेंट किया है, छठे पार्ट पर 52 पत्ते के। अब कहानी ने रफ्तार पकड़ी, अब मजा आएगा। हाँ देखिए, आता है कि नहीं मजा। थोड़ा लेट ही आता है इसमें भी मजा, 52 पत्ते में भी। शैलेंद्र कक्कड़ जी कह रहे हैं, विक्रम भाई जी डकैती की जादूगर का बल्ट, अरे नहीं की डकैती कैसे हुआ, हांगकांग में डकैती सुनाएंगे? एक मिनट में तो समझ नहीं आया। डकैती के जादूगर का बल्ट, अरे नहीं की कैसे हुआ अब डकैती? शायद वो कह रहे हैं कि डकैती के जादूगर में
डकैती नहीं हुई, अब हांगकांग में डकैती होगी। जी हाँ, आ गई है हांगकांग में डकैती, और अब होगी डकैती, हो रही है इनफैक्ट। आपने देखा, छेद कर दिया, बस अगले एपिसोड में नीचे घुस जाएंगे। आप कमेंट करते रहिएगा। एक और कमेंट आया है शैलेंद्र भाई का, मैं भी यही जानना चाहता हूँ, हांगकांग में डकैती कब आ रहा है? आ गया प्रभु, 8 घंटे लगे, आ गया। आपने ये कमेंट 8 घंटे पहले किया था, 9वें घंटे तक ये पहुंच जाएगा, फिर 10 घंटे हुए नहीं आपके कमेंट को, पहुंच गया होगा ये। कृष्णा बहन कह रही, कहानी बहुत पहले की पढ़ी हुई है, सुनील का किरदार तो अपने आप में अच्छा है, लेकिन रमाकांत सोने पे सुहागा है। हाँ, सही कहा। मैंने एक जगह सुरेंद्र मोहन पाठक जी को, जब हुआ ये ना इंटरनेट और यूट्यूब का आगमन हुआ, तो मैं ढूंढता रहता था कि ये लोग कहीं, क्योंकि ये इन लोगों ने ना अपना जीवन बिताया है, 40-50 साल लिखना मजाक नहीं होता। तो ओ, ये ही वाज टेलिंग कि उन्होंने अपना मतलब जीवन में से उठाए हुए, तो उनका कोई ना कोई दोस्त है जिसके ऊपर उन्होंने ये रमाकांत को बेस्ड किया है, कि थोड़ा सा नॉन फॉर्मल एटीट्यूड का बंदा, और उसमें खास तौर पे चूंकि वो खुद पंजाबी हैं और उन्होंने पंजाबी भाषा का बहुत जबरदस्त तड़का लगाया हुआ है। बात बात में रमाकांत तो सारा का सारा नॉवल ही पंजाबी में कहता है। पर अच्छा लगा आपकी जान करके, ये आपने आपको पसंद आया। और अब हम पहुंचे हैं आखिरी कमेंट, 5 घंटे पहले आया है, अंगूठे का निशान नंबर 1 पे, लखनऊ वाले बाबा जी का, अमित त्रिपाठी बाबा जी फ्रॉम लखनऊ। क्या विक्रम भाई, सारा फ्लो खराब हो जाता है, कम से कम डकैती के जादूगर के 11 पार्ट के बाद का कुछ देखते। पर अब कोई बात नहीं, हम तो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रभु आपकी इच्छा पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपके ऊपर है। ना तो मैंने जोर दिया है, ना ही मैं मना करूंगा। हाँ, पड़ी होगी, आपको जरूरत लगे आ जाइएगा, यही है। चलिए, धन्यवाद। और इस तरह ये समाप्त। तो चलिए दोस्तों, कितनी लंबी हो गई है ये फाइल, 2 घंटे की फाइल बन गई है। खैर, 1.25 घंटे की तो रिकॉर्डिंग है इसमें कहानी की। तो मिलते हैं डकैती के दूसरे भाग में। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और सुनते रहें हमें। मिलते हैं डकैती के, सॉरी, हांगकांग में डकैती के दूसरे भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।